एपिसोड 101। सुबह का वक्त 5:10 बजे। स्मृति रूम में आई तो देखा शशांक सो रहा है। उसे देख वो धीरे से जाकर बेड पर लेट गई। उसने धीरे से शशांक के सीने पर सर रखा और अपने हाथ उसके आजू बाजू लपेट लिए। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। शशांक ने महसूस किया वो सो गई तो उसने हल्की मुस्कान के साथ उसे पकड़ अपनी आंखें बंद कर ली। उसे भी कुछ देर में नींद आ गई। वो पूरी रात नहीं सोया था। वो अपना काम बीच में छोड़कर बाहर स्मृति को देखने जाता रहा। सुबह के 9 बजे शशांक की नींद खुली तो स्मृति अभी भी सो रही थी, जिसे देख वो प्यार से उसके फोरहेड पर किस कर देता है। फिर कुछ देर उसे निहारने के बाद आराम से उसे बेड पर सुला वॉशरूम में चला गया। इधर घर की चहल पहल तो घोड़े बेचकर सोई थी कर्निश, प्रतीक और प्रियांश को तो जैसे आज ऑफिस से छुट्टी मिल गई हो, क्योंकि वो सभी रात भर जागने का बहाना कर सो रहे थे, इसीलिए दादाजी ने उन्हें नहीं उठाया। ईवा भी अपने रूम में सो रही थी। शशांक रेडी होकर नीचे आया। उसने नेवी ब्लू कलर का 3 पीस पहना था। वो हॉल में आके बैठ गया। वहां पहले से दादाजी, ओरियन, शिव, अब्रम और अद्वैत बैठे थे। शशांक आया तो उसे देख दादाजी बोले, कल मेरे दोस्त श्रीवास्तव की एक पार्टी है तो क्या तुम जा सकते हो, क्योंकि मुझे नोआन के साथ बीच पर जाना है। अद्वैत उन्हें घूरते हुए बोला, काफी जरूरी काम बता दिया आपने। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत बिजी हो, सीधा सीधा कहो ना। आपको आपके वो बड़ बोले श्रीवास्तव अंकल नहीं पसंद। ये सुन शिव हंसने लगे। दादाजी घूरकर उन्हें देख अद्वैत से बोले, तुम क्यों मेरे हाथों से पीटने वाली बातें कर रहे हो। अद्वैत अपने दांत दिखा देता है तो शशांक दादाजी से बोला, मैं नहीं जा पाऊंगा दादाजी, मेरी कल लेट नाइट मीटिंग है। दादाजी हाँ में सर हिलाकर बोले, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम नहीं तो क्या अद्वैत है ना, वो चला जाएगा। ये सुन अद्वैत चिल्लाते हुए बोला, नेवर दादू, मैं मर जाऊंगा लेकिन उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। ऊपर से उनकी वो लंबी लंबी बातें सुन कान से खून और आ जाता है। उसके नखरे देख दादाजी सख्त आवाज में बोले, कह दिया ना तुम ही जाओगे तो तुम ही जाओगे। अद्वैत सरासा मुंह बनाकर धीरे से बोला, आप ही सुन लो, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। दादाजी जरा जोर से कहना, मैंने सुना नहीं। ये सुन अद्वैत जल्दी से बोला, आप टेंशन मत लीजिए, मैं चला जाऊंगा। ये सुन अब्रम और ओरियन उस पे धीरे धीरे हंसने लगे, पर जैसे ही अद्वैत ने उन्हें देखा तो वो सीरियस हो गए। सारंग विला। एंड्रिक लिविंग रूम में बैठा लैपटॉप पर अपना ऑफिस वर्क कर रहा था। तभी युआन आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। एंड्रिक बिना भाव के सर हिला देता है। युआन, सर कल सौरभ श्रीवास्तव के बेटे की न्यू कंपनी ओपनिंग पार्टी है। एंड्रिक अपना सर हिला खड़ा होकर बोला, चलो एक बार सारंग एंटरप्राइजेस चलते हैं, देखना है मेरे बिना मेरी कंपनी के लोग कैसे काम करते हैं। एंड्रिक की इंडिया में सिर्फ एक कंपनी ही थी, लेकिन वो इस कंपनी के काम अफ्रीका से ही करता था। कोष्टक। युआन यस सर बोल साइड हो गया। एंड्रिक अपना लैपटॉप उठा चल दिया और उसके पीछे युआन। इधर शशांक अपने कैबिन में बैठा था। तभी डोर नॉक हुआ। शशांक ने अपनी कड़क आवाज में कहा, कम इन। नेश अंदर आकर शशांक को ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। शशांक अपने लैपटॉप में देखते हुए हाँ में सर हिला देता है। नेश बोला, सॉरी सर, कल मेरे भेजे हुए बॉडीगार्ड लेट पहुंचे। शशांक उसकी बात इग्नोर करके बोला, कल एंड्रिक मंदिर में क्या कर रहा था पता करो। नेश, मैंने पता किया है सर, वो सिर्फ मंदिर गए थे, उनका कल के हमले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सर पता चला है कि एंड्रिक सारंग आपके बारे में हाल ही की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। ये सुन शशांक के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो बोला, सब पता करने दो उसे, अगर हो सके तो पता करने में उसकी मदद कर देना। नेश को ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी शशांक से। शशांक हल्का गंभीर होकर बोला, मेंशन की सिक्योरिटी और बढ़ा दो, आगे से मैं तुम्हारी सॉरी नहीं सुनूंगा। नेश जल्दी से बोला, यस सर, आगे से कोई भी लापरवाही नहीं होगी। ये सुन शशांक उसे जाने का इशारा करता है तो नेश उसे ग्रीट कर चला गया। इधर श्रीविका एक कैफे में थी, उसके साथ कोई और नहीं था। वो बैठकर अपने ऑर्डर आने का वेट कर रही थी। तभी उसकी नज़र मिरर में खड़े एक छोटे से बच्चे पर गई जो उसे ही देख रहा था। वो बच्चा दिखने में काफी दुबला पतला लग रहा था। उसकी हालत भी काफी खराब लग रही थी, बाल बिखरे थे और कपड़े और चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। उसे देख श्रीविका का दिल पिघल गया। वो उस बच्चे को अंदर आने का इशारा करती है तो वो बच्चा पहले तो नहीं आता, लेकिन श्रीविका के वापस प्यार से बुलाने पर वो धीरे धीरे अंदर आ गया। श्रीविका बोली, बताओ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रहे थे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। वो बच्चा कुछ नहीं बोला, बस जमीन को देख रहा था। श्रीविका समझते हुए बोली, अच्छा बताओ, तुम्हें भी यहाँ का यम्मी खाना खाना है। जिसपे वो बच्चा धीरे से हाँ में सर हिला देता है। श्रीविका उसे अपने सामने वाली चेयर पर बैठा कर बोली, चलो बताओ क्या खाना है। वो बच्चा कुछ नहीं बोला तो श्रीविका ने एक वेटर को बुला अपने हिसाब से उसके लिए खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आ गया।
बच्चा अपने सामने चॉकलेट केक देख खुश हो गया और साथ में और भी बहुत सी टेस्टी चीजें थी। उस बच्चे के चेहरे की खुशी देख श्रीविका भी खुशी से अपना खाना खाने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने अपना खाना खत्म किया तो वेटर बिल लेकर आया। श्रीविका अपने पर्स से कार्ड निकालने को हुई तो उसका पर्स उसके पास नहीं था और न उसका फ़ोन उसके पास था। उसकी आंखें बड़ी हो गई, वो अपनी जगह से खड़ी हो अपने आसपास देखने लगी पर उसे पर्स कहीं नहीं मिला। उसने वेटर और बच्चे की तरफ देखा तो वो दोनों उसे ही देख रहे थे। एपिसोड 102। श्रीविका काउंटर पर जाकर बोली, एक्चुअली मेरा वॉलेट और फ़ोन कहीं गिर गया है तो क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ? काउंटर मैनेजर, श्योर मैम, नो प्रॉब्लम। श्रीविका एक नंबर डायल कर कॉल लगा देती है। अविनाश एक मीटिंग ले रहे थे और उनका फ़ोन कैबिन में बार बार रिंग हो रहा था। इधर श्रीविका खुद से बोली, फ़ोन उठाओ पापा। जब 3 से 4 बार करने पर भी कोई फ़ोन नहीं उठता तो श्रीविका मैनेजर से बोली, क्या ये मैं पे आपको बाद में कर सकती हूँ, मतलब 1 घंटे में? मैनेजर, नो मैम, ये अलाउ नहीं है, आप फिर से ट्राई कर लीजिए। श्रीविका सोच में पड़ गई कि वो क्या करे। तभी वहाँ कैफ़े का ओनर आया तो उसने श्रीविका को देख मैनेजर से पूछा तो मैनेजर ने उसे सब बता दिया। ओनर मैनेजर से धीरे स्वर में बोला, तुम ऐसे लोगों को अंदर आने ही क्यों देते हो, अब ये कुछ देर ड्रामा करेगी। वो बोला धीरे था लेकिन श्रीविका ने सुन लिया। वो आंखें छोटी कर ओनर से बोली, एक्सक्यूज मी, मैं आपको ऐसी वैसी दिख रही हूँ? जानते नहीं हो तुम मुझे, समझे? अगर जानते होते तो ऐसे नहीं बोलते। वो मैनेजर बदतमीजी करते हुए बोला, हम जानते हैं तुम्हें, तुम उनमें से हो जो खुद तो झूठ बोलकर खाना खा लेती है और अपने साथ किसी को खिला भी देती है। हीन भावना से उस बच्चे की तरफ देख रहा था जिसे देख श्रीविका के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। एक तो वो उसकी इंसल्ट कर रहा था और ऊपर से उस बच्चे को सुना रहा था। श्रीविका गुस्से से कुछ बोलती उससे पहले मैनेजर बोला, मैम प्लीज़ आप पे कर दीजिए वरना मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना होगा। उसकी बात सुन श्रीविका अब फटने को तैयार थी। वो जलाते हुए फ़ोन लेती है और एक नंबर डायल करते हुए उनसे बोली, मैंने अपनी इंसल्ट का बदला नहीं ले लिया तो मेरा नाम श्रीविका नहीं, वेट एंड वॉच। ये बोल वो किसी को कॉल करती है। इधर आहूजा एम्पायर में मैनेजर की डेस्क पर फ़ोन रिंग होता है जिसे सुन मैनेजर कॉल उठाकर बोला, हेलो मैं आहूजा। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले एक लड़की की आवाज़ आई जो चिल्ला कर बोल रही थी, मेरी जल्दी अब्रम से बात कराओ। ये सुन मैनेजर बोला, आप कौन बोल रही है, मैं आपकी ऐसे सर से बात नहीं करा सकता। उसकी बात सुन उधर से श्रीविका चीखते हुए बोली, मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप मेरी अब्रम से बात कराओ, उसे कहो श्रीविका का कॉल है। ये सुन मैनेजर के तो हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। वो जल्दी अपने टेलीफोन को जो वायरलेस था उसे उठा अब्रम के कैबिन की तरफ भागा। अब्रम अपने कैबिन में बैठ कॉफ़ी पी रहा था तभी डोर झटके से खुला और मैनेजर जल्दी अंदर आया। उसे देख अब्रम आंखें छोटी कर उसे घूरता है तो मैनेजर सांस लेते हुए बोला, सर एक लड़की गुस्से से फ़ोन पर चीख रही है, कोई श्रीविका नाम की लड़की आपसे बात करना चाहती है। उसकी बात सुन अब्रम के मुंह से कॉफ़ी बाहर निकल गई। अब उसने ऐसा क्या कर दिया कि ये लड़की इतनी गुस्से में है? वो घबराते हुए फ़ोन को देने का इशारा करता है। मैनेजर फ़ोन उसे देता है तो अब्रम डरते हुए बोला, खेलो। श्रीविका गुस्से से बोली, तुम अभी के अभी यहाँ आ जाओ, मुझे किसी की अकल ठिकाने लगानी है। उसके चिल्लाने से अब्रम ने फ़ोन हल्का कान से दूर कर दिया। मैनेजर उसे ही देख रहा था। अब्रम उसे शांत कराते हुए बोला, शांत हो जाओ श्रीविका, ये बताओ तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। श्रीविका, वाइब कैफ़े में हूँ, जल्दी आना। अब्रम, बस 5 मिनट में अभी आया। अब्रम फ़ोन रख अपने ब्लेजर को पहन जल्दी से बाहर निकल गया। मैनेजर तो हैरानी से उसे देखते रह गया। आज से पहले उसने अब्रम को किसी के साथ इतना सॉफ्ट नहीं देखा था। इधर अब्रम ड्राइव करते हुए खुद से बोला, इतने बड़े मुंबई में कहाँ होगा वाइब कैफ़े? उस लड़की को कोई और कैफ़े नहीं मिला, हर बार किसी ना किसी मुसीबत में फंसती रहती है। इधर श्रीविका और वो ऑनर दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। कैफ़े के कस्टमर और स्टाफ उन्हें ही देख रहे थे। मैनेजर तो सर पर हाथ रख के बैठा था। श्रीविका मन में बोली, बच्चू आज तुझे सबक नहीं सीखा दिया तो कहना। तभी कैफ़े के बाहर एक कार रुकी। अब्रम जल्दी अंदर आया तो वो खुद हैरान रह गया। श्रीविका और ऑनर दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी हल्ला बोल देंगे। कैफ़े के लोगों ने अब्रम को देखा तो खुसुर पुसुर शुरू हो गई। सभी के मुंह पर एक ही बात थी, ये तो आहूजा एम्पायर का सीईओ है, अब्रम आहूजा। श्रीविका ने अब्रम को देखा तो जल्दी से उसके पास आकर बोली, ये आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मेरा वॉलेट कहीं खो गया और जब मैंने इसे प्यार से समझाने की कोशिश की तो इसने मुझे झूठ बोलने वाली लड़की कहा और पुलिस बुलाने की भी धमकी दे रहे हैं। ये सुन अब्रम गुस्से से उस ऑनर को देखने लगा। वही ऑनर तो पहले ही अपने सामने आहूजा एम्पायर के मालिक को देख घबरा गया। वो पास आकर जल्दी से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, ऐसे बहुत से कस्टमर आ चुके हैं इसीलिए हमें भरोसा नहीं हुआ। अपने मिसबिहेव के लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दीजिए।
श्रविका घुरकर बोली, तुम्हें छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब शर्मिंदा हो तो मैं माफ कर देती हूँ। ये सुन ऑनर के साथ मैनेजर और स्टाफ भी हैरान हो गया। क्या उसने इतनी आसानी से माफ कर दिया? क्योंकि कोई और लड़की होती तो वो ऐसे ही नहीं जाने देती। वही अब्रम हल्की स्माइल करता है, उसे पता था श्रीविका अंदर से कितनी बच्ची है। फिर वो अब्रम के सामने हाथ करके बोली, लाओ अपना कार्ड दो। जिसे सुन अब्रम जल्दी से अपने वॉलेट से कार्ड निकाल श्रीविका के हाथ में रख देता है। श्रीविका ऑनर को देते हुए बोली, ये लो। ऑनर मना करते हुए बोला, नहीं मैम, रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। श्रीविका घूरकर बोली, थोड़ी देर पहले तो थी ना, अब ले लो और आगे से किसी से मिसबिहेव करने से पहले उसकी प्रॉब्लम सुन लेना। ये सुन ऑनर खुद पर शर्मिंदा होकर कार्ड मैनेजर को देता है। मैनेजर कार्ड स्वाइप कर उन्हें वापस कर देता है। श्रीविका अब्रम से बोली, कुछ कैश देना। अब्रम उसे देखने लगा, बेचारा कहाँ कार्ड रखने वाला कैश लेकर घूमेगा, फिर भी उसका लक अच्छा था कि उसके वॉलेट में कैश था। वो श्रीविका को देता है तो श्रीविका उस बच्चे के पास आकर उसे देते हुए बोली, ये लो और अपने घर जाना, इनका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना, ठीक है। वो बच्चा मासूमियत से हाँ में सर हिला देता है तो श्रीविका उसके फहद पर किस कर देती है। वो बच्चा बाहर चला जाता है। अब्रम श्रीविका को देख रहा था। श्रीविका उसके पास आकर बोली, चले। अब्रम होश में आकर हाँ में सर हिला देता है। एपिसोड 103। अगले दिन शाम का वक्त। शशांक आज ऑफिस ही रुकने वाला था। स्मृति डिनर की तैयारी कर रही थी और ईवा उसके पास खड़ी बातें कर रही थी। पूजा जी और राजेश जी सुबह ही आ चुके थे, अभी वो अपने घर में थे। दादाजी और नुआन तो बाहर गए हुए थे। अद्वैत के कहने पर कर्निश भी जबरदस्ती उसके साथ गया था। बाकी सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। स्मृति बाहर आकर सभी से बोली, डिनर तैयार है। उसकी बात सुन सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए। स्मृति और ईवा खाना लेकर बाहर आए और उनके साथ ही बैठ गई। अभिषेक, अब्रम, ओरियन, क्रियांश और प्रतीक ही थे। सभी ने शांति से डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। ईवा टेरेस पर टहल रही थी कि तभी उसकी नज़र साइड में गई तो वो घबरा गई। सामने ओरियन खड़ा था, लेकिन अंधेरे की वजह से पहले वो उसे नहीं दिखा। ओरियन को लगा कि उसके पीछे कोई है तो उसने मुड़कर देखा। सामने ईवा को देख वो सोच में पड़ गया कि वो क्या बोले। ईवा जाने को हुई तो वो ईवा से बोला, वैसे मैं जा ही रहा था, आप आराम से यहाँ घूम सकती है। उसकी बात सुन ईवा को थोड़ा बुरा लगा कि उसे देख वो जा रहा है। ये देख वो पहली बार उससे नॉर्मल होते हुए जल्दबाजी में बोली, नहीं आप नहीं जा सकते। ओरियन उसे देखने लगा तो ईवा खुद की बात सही करते हुए बोली, मेरा मतलब आप रोक सकते हैं। ओरियन कुछ नहीं बोला, बस जगमगाते हुए मुंबई के व्यू को देखने लगा। ईवा भी उससे कुछ दूरी पर खड़ी होकर व्यू देखने लगी। ईवा को पता नहीं क्यों पर ओरियन के पास होने से उसे अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ पार्टी में अद्वैत और कर्निश सरासा मुंह बनाकर मिस्टर श्रीवास्तव की लंबी लंबी बातें सुन रहे थे। तभी सौरभ श्रीवास्तव की नज़र गेट पर पड़ी तो वो खुशी से बोले, मिस्टर सारंग आ गए। ये सुन अद्वैत और कर्निश ने भी गेट की तरफ देखा, जहां एंड्रिक ब्लैक बिजनेस सूट पहन पूरे रोब के साथ एंट्री लेता है। पार्टी के सारे गेस्ट उसे ही देख रहे थे। श्रीवास्तव उसके पास जाते हुए बोले, वेलकम मिस्टर सारंग, आपने आके इस पार्टी में 4 चांद लगा दिए। एंड्रिक बिना भाव के उनसे हाथ मिलाता है। कर्निश एंड्रिक को देख अद्वैत से बोला, अद्वैत भाई आप जानते हो क्या, कौन है ये? अद्वैत, पता नहीं यार, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। इसे छोड़ हम निकलते हैं यहाँ से, मैं और इनकी बातें नहीं सुन सकता। ये सुन कर्निश हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ भाई, मेरी किस्मत होगी अगर मैं यहाँ से सही सलामत घर पहुँच गया तो। सौरभ अद्वैत और कर्निश को देख एंड्रिक से बोले, आइए मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। ये बोल वो उसे उन दोनों के पास ले आते हैं। अद्वैत और कर्निश निकलते उससे पहले वो अब फिर से अटक गए। एंड्रिक कर्निश को देख कुछ सोचने लगा, जैसे वो उसे शायद जानता है। श्रीवास्तव बोले, इनसे मिलिए, ये है अग्निवंशी बॉयज कर्निश और अद्वैत। उनकी बात सुन एंड्रिक के साथ खड़ा युवान भी हल्का हैरान हो गया, क्या उन्होंने अभी अभी अग्निवंशी नाम लिया? कर्निश और अद्वैत ने उसे देख हल्की स्माइल कर दी। एंड्रिक कर्निश को देख मन में बोला, ये कर्निश है, कितना बड़ा हो गया है, बिल्कुल अपनी मॉम पर गया है। कर्निश कुछ याद करते हुए बोला, वैसे क्या हम पहले भी मिले हैं? एंड्रिक ये सुन बोला, हो सकता है। ये सुन कर्निश अद्वैत की ओर देखता है और अद्वैत उसे। कुछ देर बाद एंड्रिक और युवान किसी बिजनेसमैन से बात कर रहे थे और अद्वैत को उसका मैनेजर किसी से मिलवाने ले गया। अब कर्निश अकेले ही बोर हो रहा था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कर्निश पलटा तो उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दिखने में काफी शांत और सरल लग रहा था। उसके चेहरे पर अमीरों वाला तेज था। कर्निश पहचानने की कोशिश करते हुए बोला, क्या मैं आपको जानता हूँ या आप मुझे जानते हो? ये सुन वो आदमी हल्का मुस्कुरा कर बोला, तुम शिव के छोटे बेटे हो ना? कर्निश हैरानी से हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ, लेकिन आप कौन हैं?
जिस पे वो आदमी बोला, मेरा नाम प्रणय राठौर है, मैं तुम्हारे पिता का कॉलेज फ्रेंड हूँ। ये सुन कर्निश मुस्कुराकर बोला, ओह, मैं पापा को जरूर बताऊंगा कि मुझे आज पार्टी में आप मिले। वो लोग बातें करते हुए कॉरिडोर में आ गए थे जहाँ काफी शांति थी। प्रणय मुस्कुराकर बोले, वैसे क्या शिव ने तुम्हें माफ कर दिया? उनकी बात सुन कर्निश अपनी जगह पर ही रुक गया। वो आश्चर्य से बोला, मैं कुछ समझा नहीं। प्रणय उसे गौर से देख बोले, क्या उसने तुम्हें अभी तक अपर्णा की मृत्यु के लिए माफ नहीं किया? उनकी बात सुन कर्निश कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अब उसके दिमाग में एक बात हिट कर गई कि उसकी मॉम के कारण शिव उससे नाराज थे। वो प्रणय से बोला, आप क्या कह रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज सही से बताइए। उसकी बात सुन वो बोले, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता बेटा, मुझे माफ करना। कर्निश उनके हाथ को पकड़कर बोला, प्लीज अंकल मुझे बताए, मैं ये बात कब से जानना चाहता था। उसकी बात सुन प्रणय मन में कुटिलता से मुस्कुरा देते हैं, फिर अपने चेहरे पर मायूसी लाकर बोले, बेटा मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे कहने पर बता रहा हूँ। अपर्णा की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई थी और यही वजह है कि शिव तुमसे नफरत करता है, लेकिन मुझे जानकर हैरानी हुई कि वो अभी भी तुमसे नफरत करता है। उनकी बात सुन कर्निश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे हर वो चीज याद आने लगी जब शिव उसे नफरत से देखते थे और हर बार उसे कुछ न कुछ कड़वा सुनाते रहते थे। ये सोच उसके पैर लड़खड़ा गए। उसे देख प्रणय उसे पकड़ने को हुए तो कर्निश खुद सहारे से खड़ा होकर धीरे धीरे बाहर चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज उसे पता चला था कि क्यों उसके पापा उससे नफरत करते हैं और क्यों हर बार उसका भाई उसे जानने से रोकता है। वो अपनी ही माँ की मौत का कारण है, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। वो बेसुध सा सड़क पर चले जा रहा था। इधर पार्टी में अद्वैत कर्निश को ढूंढते हुए प्रणय से टकरा गया। वो माफी मांग आगे जाने को हुआ तो प्रणय ने कहा, तू कर्निश को ढूंढ रहे हो? ये सुन अद्वैत मुड़कर बोला, आप कौन और आपको कैसे पता? प्रणय बोले, मैं शिव का दोस्त हूँ। कर्निश अभी मुझे बाहर जाते हुए दिखा, शायद वो परेशान था। ये सुन अद्वैत परेशान हो गया। वो उन पे ध्यान न देकर बाहर की तरफ भागा। एंड्रिक की नजरें कर्निश को ही तलाश रही थी कि तभी युआन बोला, सर अब हमें चलना चाहिए। ये सुन एंड्रिक हाँ में सर हिला। एक बार फिर पार्टी में नजर दौड़ता है, लेकिन कर्निश उसे कहीं नहीं मिला। वो युआन के साथ बाहर चला जाता है। अद्वैत ने इधर हर जगह देख लिया था। वो अब कर्निश के लिए परेशान हो रहा था। वो ओरियन को कॉल करता है तो उधर से कुछ ही देर में ओरियन कॉल उठाता है। अद्वैत घबराकर बोला, कर्निश घर आया क्या? ये सुन ओरियन बोला, कर्निश तो तेरे साथ था ना? ओरियन के पास शिव बैठे थे और वो दोनों स्टडी रूम में थे। कर्निश का नाम सुन शिव ओरियन को देखने लगे। अद्वैत परेशान होकर बोला था, यार पर अब नहीं है, पता नहीं गधा साला कहाँ चला गया पार्टी से। मैंने हर जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिला। ये सुन ओरियन खड़े होते हुए बोला, तूने शशांक से कहा? अद्वैत, यार वो फोन नहीं उठा रहा। तू कुछ कर, मेरा दिमाग तो काम करना ही बंद हो गया। ओरियन, रुक मैं कुछ करता हूँ, तू बस आसपास एक बार फिर देख क्या। ये बोल वो कॉल कट कर देता है। शिव बोले, क्या हुआ, कहाँ है कर्निश? ओरियन शशांक को कॉल करते हुए बोला, पता नहीं अंकल। शशांक जो मीटिंग ले रहा था, बार बार कॉल आते देख वो गुस्से से फोन उठाकर कुछ बोलता उससे पहले ओरियन बोला, शशांक कर्निश मिल नहीं रहा। ये सुन शशांक हैरानी से बोला, क्या मतलब मिल नहीं रहा? ओरियन, पता नहीं, अद्वैत का कॉल आया था, वो बोल रहा है, उसने कहा कि कर्निश पार्टी से कहीं चला गया है। आमतौर पर कर्निश ऐसा मजाक नहीं करता, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। शशांक मीटिंग रूम साइड जाकर बोला, उसकी लोकेशन ट्रेस करो। ये बोल वो फोन रख सभी के पास जाकर बोला, आप सभी जा सकते हैं, हम ये मीटिंग बाद में करेंगे। ये बोल वो बिना कुछ बोले जल्दी बाहर चला गया और मीटिंग के लोग उसे हैरानी से देखने लगे। शशांक कार तक आता ही है कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। वो फोन उठाकर कुछ बोलता उससे पहले सामने से आवाज आई, शशांक अग्निवंशी कैसे हो तुम? ये आवाज सुन शशांक की आंखें गहरी हो गई। वो इस आवाज को बेखूबी पहचानता था। एपिसोड 104। कॉल पर आवाज सुन शशांक का चेहरा डार्क हो गया। वो कुछ नहीं बोला तो सामने से आवाज आई, क्या हुआ शशांक, हैरान हो इतने सालों बाद मेरी आवाज सुनकर, या भूल गए अपने पुराने दोस्त की आवाज? ये सुन शशांक हल्का हंसकर बोला, एंड्रिक सारंग, तुम कोई भुलाने वाली चीज थोड़ी हो। भला अपने सबसे खास दोस्त को मैं कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी बिजी हूँ, किसी और दिन तुमसे मिलने आऊंगा। ये बोल शशांक फोन रखने को हुआ तो एंड्रिक बोला, रुक जाओ शशांक, पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर तुम ये ना कहो कि मैंने तुम्हें पहले वॉर्न नहीं किया। उसकी बात सुन शशांक रुक गया तो एंड्रिक बोला, तुम्हें पता है मैं आज किससे मिला? शशांक कुछ नहीं बोला तो एंड्रिक आगे बोला, तुम नहीं पूछोगे लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं आज अग्निवंशी खानदान के छोटे बेटे से मिला। कर्निश अग्निवंशी से काफी प्यार है तुम्हारा भाई, लेकिन तुमने सुना तो होगा, प्यारी चीजों को नजर जल्दी लग जाती है।
ये सुन शशांक का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, मिल लिए ना तो अब उससे दूर रहना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। एंड्रिक हंसते हुए बोला, तुम्हें गुस्सा बड़ा जल्दी आता है यार। वैसे क्या हो अगर तुम्हारे भाई को पता चले कि उसके डैड उससे नफरत क्यों करते हैं, या फिर तुम्हारी नई नवेली पत्नी कहीं गायब हो जाए या मर जाए और तुम्हारा हंसता खेलता परिवार बिखर जाए। होने को कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सोचा ऑन कर दूं। ये बोल वो फोन रख देता है। शशांक के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी कार में बैठ कार स्टार्ट करता है और तेज स्पीड में सड़क पर दौड़ा देता है। कुछ ही देर में उसका फोन बजा तो उसने बिना देखे पिक कर लिया। सामने से अद्विक बोला, शशांक मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिला। शशांक तुम घर जाओ, मुझे पता है वो कहाँ है। अद्विक कहाँ है? शशांक उसकी सीक्रेट लेक पर। ये बोल वो कॉल कट कर देता है। इधर अद्विक को कुछ समझ नहीं आया, तभी उसके फोन पर ओरियन का नाम शो हुआ। उसने कॉल रिसीव किया तो ओरियन बोला, कुछ पता चला कहाँ है वो? अद्विक शशांक से बात हुई, वो बोल रहा है वो हर बार जहाँ जाता है वहीं गया अपनी सीक्रेट लेक पर। ओरियन ने सुना तो उसने शिव को देखा। शिव जल्दी से बाहर जाते हुए बोले, मुझे पता है वो कहाँ होगा, मैं लेकर आता हूँ उसे। ये बोल वो चले गए। ओरियन उन्हें रोकता, लेकिन उसे लगा कि शायद उनका जाना सही होगा। इधर कर्निश एक लेक के किनारे बैठा था। वो लेक ज्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन सुंदर काफी थी। वहां इस पार से उस पार जाने के लिए लकड़ी का ब्रिज बना हुआ था। आसपास हरियाली थी और ठंडी हवा चल रही थी। पानी में चांद की छवि दिख रही थी और उसकी रोशनी से पानी हीरे की तरह चमक रहा था। पर कर्निश को तो जैसे उस व्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो पानी में पत्थर फेंक रहा था। उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि अगर वो नहीं होता तो उसकी माँ होती और वो पूरा परिवार खुशियों से भरा होता। वो काफी डाउन फील कर रहा था। अंदर से वो काफी टूट चुका था। अभी लगभग 20 मिनट ही हुए थे कि वहां एक कार आकर रुकी। कर्निश ने उधर देखा ही नहीं, उसका ध्यान तो कहीं और ही था। उस कार से शिव उतरे और कर्निश को देख उसके पास आए। वो कर्निश से बोले, क्या हुआ कर्निश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन कर्निश पलटकर उन्हें देखता है तो उसे फिर वो सब कही बातें याद आने लगी। वही शशांक जो कब से कार में बैठकर कर्निश को देख रहा था, वो जैसे ही उसके पास जाने को हुआ तो उससे पहले शिव को उसने देख लिया और वही दूर रुक गया। शिव को कुछ समझ नहीं आया, तभी कर्निश खोए हुए स्वर में बोला, पापा क्या मेरी वजह से माँ की जान गई है? ये सुन शिव और शशांक दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कर्निश को ये बात कैसे पता चली। शशांक के सामने बस एक शख्स का चेहरा था और वो था एंड्रिक। मतलब एंड्रिक ने कर्निश को सब बता दिया। शिव को मौन देख कर्निश हल्का हंसकर बोला, देखो ना पापा, जब आपकी नफरत कम हुई तो मुझे खुद से नफरत हो गई। आप सही थे, मैं नफरत के ही काबिल था। एक ऐसा ग्रहण बनकर आया कि पूरे परिवार की खुशियां खत्म कर दी। ये बोल उसकी आंखों से आंसू आने लगे जिन्हें वो रोकने की कोशिश कर रहा था। शिव एक खंबे की भांति खड़े थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जब ये परिस्थिति उनके सामने होगी तो वो क्या करेंगे। पर कर्निश के आंसू देख उनकी आंखें भी नम हो गई। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुमने खुशियां खत्म की है, जबकि तुम जब इस दुनिया में आए थे तब हम सबको खुश होने का कारण मिला। अपर्णा की मृत्यु और तुम्हारे जन्म का कोई वास्ता नहीं था। मैं ही पागल था जिसने ये दोनों बातें जोड़ दी। कर्निश ये सुन बोला, आपने सही तो किया पापा। मैं काश होता ही नहीं तो माँ आपके साथ होती, आप और भाई आज कितने खुश होते। शिव उसके पास बैठते हुए बोले, थप्पड़ मरूंगा अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो। जो गलती मैंने की तुम्हारे साथ करके वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। बेटा मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन ये पूरा सच नहीं है और अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें बताता हूँ पूरा सच। कर्निश उन्हें देखने लगा। शशांक भी उन्हें ही देख रहा था। शिव बोले, ये बात 25 साल पुरानी है, जब मैं, अपर्णा और शशांक तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फ्लैशबैक 25 साल पहले, अग्निवंशी मेंशन। पूरे मेंशन में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मैन हॉल में एक 3 साल का बच्चा रोते हुए इधर उधर भाग रहा था और उसे पकड़ने के लिए कुछ मेड उसके पीछे भाग रही थी। अपर्णा सोफे पर बैठी थी, उनका एक मंत्र चल रहा था। वो प्यार से बोली, शशांक इधर आओ बेटा, ऐसे क्यों मस्ती कर रहे हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी मम्मा और मम्मा का छोटा बेबी परेशान हो? ये प्यारा सा बच्चा कोई और नहीं शशांक था, जो दिखने में काफी क्यूट था। कोष्टक ये सुन शशांक थुमक थुमक चलते हुए उनके पास आकर रोते हुए बोला, मम्मी मैं भी आऊँ मुझसे स्टूल नहीं जाना। अपर्णा उसके आंसू साफ करके बोली, ऐसे रोते नहीं बच्चा, आप तो गुड बॉय हो ना, और अच्छे लड़के हमेशा स्कूल जाते हैं। अगर बेबी को पता चला कि उसके बड़े भाई स्कूल नहीं जाते, वो बैड बॉय है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? शशांक सिसकते हुए ना में सर हिला देता है तो अपर्णा उसके गाल पर किस करके बोली, देखा हमारा शशांक कितना समझदार है, हम यूँ जाएंगे और यूँ आ जाएंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे टॉय भी लेकर आएंगे। ये सुन शशांक के उदास चेहरे पर स्माइल आ गई।
दादाजी आते हुए बोले तो आखिरकार मान ही गया शैतान, कल से घर को सर पर उठा रखा है। दादाजी को देख शशांक भागते हुए उनके पास गया और उनके पैरों से लिपट गया, जिसे देख दादाजी उसे गोद में उठाकर बोले ऐसा क्या कह दिया तुम्हारी मम्मा ने जो तुम ऐसे उछल रहे हो। जिसे सुन शशांक अपने हाथ दादाजी के गले पर लपटे हुए बोला दादू मोमी ने कहा है वो मेरे लिए बोट छाली खिलौन लाई थी। ये सुन दादाजी हंसते हुए बोले अच्छा जी मतलब लालच दिया गया है, वरना बिना लालच के आपका पोता मानेगा थोड़ी ना दादाजी। ये आवाज़ सुन दादाजी और अपर्णा ने एंट्रेंस की तरफ देखा जहां अविनाश और शाहिका अंदर आ रहे थे और ये बात शाहिका ने कही थी। शशांक उन्हें देख जोर से बोला माछिए। ये बोल वो जल्दी फिसल के दादाजी की गोद से उतर गया और भागते हुए शाहिका की तरफ गया। शाहिका ने भी नीचे बैठ अपनी बाहें फैला दी। शशांक उन्हें टाइटल हक करता है तो शाहिका भी उसके फहद पर किस करके बोली मेरा बच्चा कैसा है। शशांक अलग होकर बोला बोट अच्छा माछी। अविनाश जाकर सोफे पर बैठ हंसते हुए बोला देखा शाहिका, ये चालक शशांक तुम्हें माँ छी कहता है समझ रही हो ना। ये सुन अपर्णा और दादाजी हंस दिए। शाहिका शशांक को गोद में उठाकर लाते हुए अविनाश को घूर कर बोली कोई बात नहीं, कम से कम ये मुझे कुछ कहता तो है, तुम्हें तो घातता तक नहीं। क्यों शशांक सही कहा ना। ये सुन अब दादाजी और अपर्णा अविनाश को देख मुंह दबा कर हंसने लगे। शशांक शाहिका के गाल पर अपना गाल रब करते हुए बोला मांझी। अविनाश शशांक को देख शाहिका से बोला अभी देखना शाहिका मैं तुम्हारे लाडले का असली चेहरा सामने लाता हूँ। ये बोल अविनाश जेब से बड़ी सी चॉकलेट निकाल कर बोले ये देखो शशांक ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शशांक ने एक पल उसे देखा और फिर से शाहिका के गले लगकर बोला मांझी। अब तो अविनाश कुछ कहने योग्य नहीं रहे। तभी सीढ़ियों से शिव आते हुए बोले अविनाश मैंने सुना तुम शशांक के लिए कुछ सरप्राइज लाने वाले हो। उन्हें देख अविनाश जल्दी से बोले हाँ बिल्कुल, पर अब क्या फ़ायदा, शशांक ने तो मना कर दिया। ये सुन शशांक उन्हें देखने लगा जैसे वो अपनी टीम चेंज करने की सोच रहा हो। शिव अपर्णा की कमर के पीछे पिलो लगाकर बोले हाँ और क्या, वैसे भी तुम्हारी मांझी ने कुछ लाकर दिया है तुम्हें कभी। ये सुन शाहिका शिव को घूरने लगी। शशांक उठने को हुआ तो अविनाश और शिव अपनी चाल पर मुस्कुरा दिए। तभी अपर्णा बोली शशांक याद करो मासी तुम्हारे लिए कितना अच्छा कार सेट लाई थी, वैसा ही और चाहिए ना, तुम्हारे पापा तो बस बहाने बनाते हैं। शशांक उतरते उतरते रुक गया और फिर से शाहिक के गले लग गया, जिसे देख शाहिका और अपर्णा एक दूसरे को हाई फाई देती है। अविनाश और शिव दोनों उन्हें घूर कर देखते हैं। शाहिका शिव से बोली मान जाओ ना शिव की तुम हर बार मेरे सामने फेल हो, कॉलेज में भी और घर में भी। ये सुन शिव शाहिका की नाक पर हल्की उंगली से मार कर बोले नेवर शाहिका धूर्नी, याद करो हर बार तुमसे आगे रहता हूँ मैं। शाहिका अपनी नाक रब करके बोली जाओ जाओ, हर बार मुंह की खाने की आदत हो गई है दोनों दोस्तों को। उनकी नोक झोंक देख अपर्णा हंसते हुए बोली आप दोनों अभी भी वैसे ही लड़ते हो जैसे कॉलेज में लड़ा करते थे। दादाजी उन्हें चुप कराकर बोले अरे बस करो, तुम्हें आश्रम नहीं जाना क्या। ये सुन शिव बोले अरे हाँ मैं भी किस पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अविनाश जिसमें दिमाग ही नहीं है। ये बोल वो दोनों हंस दिए तो शाहिका बोली अच्छा चलो घर बताती हूँ किसमें कितना दिमाग है। उनकी धमकी सुन अविनाश की हंसी गायब हो गई। शिव बोले चले अपर्णा हम पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। जिस पे अपर्णा धीरे से उठने लगती है तो शाहिका उनकी मदद करते हुए बोली वैसे मैं और अविनाश आज शशांक को बाहर घुमाने के लिए ले जाने आए थे। उनकी बात सुन दादाजी बोले ये तो अच्छी बात है, वैसे भी शशांक स्कूल न जाने के लिए रो रहा था। अविनाश दादाजी से बोले आप अकेले क्या करेंगे, चलिए ना हमारे साथ ही। जिस पे शिव बोले हाँ पापा आपको भी जाना चाहिए, वैसे भी मुझे और अपर्णा को आते आते रात हो जाएगी। ये सुन दादाजी कुछ सोच जाने को तैयार हो जाते हैं। अपर्णा को शिव आराम से कार में बैठाकर आश्रम के लिए निकल गए। शाहिका और अविनाश भी शशांक और दादाजी को लेकर गार्डन के लिए निकल गए। शिव ड्राइव कर रहे थे कि तभी रास्ते में एक ब्रेकर आया तो शिव ने गाड़ी काफी स्लो कर दी और काफी धीरे से गाड़ी उस पे से निकाली। ये देख अपर्णा हंसते हुए बोली ये क्या कर रहे हैं आप, इतनी स्लो करने की जरूरत नहीं थी। ये सुन शिव प्यार से बोले तुम्हें या बेबी को कोई भी परेशानी हो ये मैं देख नहीं सकता अपर्णा। ये सुन अपर्णा मुस्कुरा दी। आश्रम। शिव और अपर्णा अभी अपने कुल गुरु के सामने बैठे थे जो काफी ज्ञानी थे। गुरुजी अपर्णा के सर पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगा रहे थे। तभी उनके चेहरे पर परेशानी के भाव आने लगे जिसे देख शिव को घबराहट होने लगी। एपिसोड 105। महागुरु जी ने अपनी आंखें खोली तो शिव उनका चिंतित चेहरा देख बोले क्या हुआ गुरुजी। गुरुजी निराशा से बोले आने वाला समय अपर्णा और तुम्हारे लिए अति कठिन होने वाला है। ये सुन शिव और अपर्णा दोनों परेशान हो गए। अपर्णा बोली कैसा कठिन समय गुरुजी, क्या हमारे बच्चे को कोई परेशानी होने वाली है।
जिस पे गुरुजी मौन हो गए। शिव बताए ना गुरुजी, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? गुरुजी हम अगर तुम्हें बता भी दे शिव तो भी विधि के विधान को नहीं टाल सकते। ये सुन अपर्णा और शिव परेशानी से एक दूसरे को देखते हैं। शिव हाथ जोड़कर बोले मुझे बताए गुरुजी ऐसा क्या है जो हम बदल नहीं सकते, मैं अपर्णा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन गुरुजी हल्का मुस्कुरा कर बोले काल को ना तो बदला जा सकता है और ना ही टाला जा सकता है, चाहो तो प्रयास करके देख सकते हो। उनकी बात सुन शिव बोले कृपया हमें बताए गुरुजी कौन सा काल है ये। गुरुजी गंभीर होकर बोले बताने से कोई समाधान तो नहीं होगा, किंतु अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं अवश्य तुमसे कहूँगा। शिव और अपर्णा गौर से उनकी बात सुनने लगते हैं। गुरुजी तुम्हारी नई संतान होने के बाद उसके 1 साल में अपर्णा की मृत्यु अटल है। ये सुन जैसे शिव और अपर्णा पर पहाड़ टूट गया। अपर्णा ने शिव के हाथ को कसकर पकड़ लिया, वो दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए। गुरुजी यही मैं तुम्हें बताकर चिंतित नहीं करना चाहता था। ये सुन शिव बोले क्या इस बच्चे की वजह से अपर्णा की जान को खतरा है? गुरुजी शांत भाव से बोले एक बच्चा या एक माँ दोनों एक दूसरे के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं शिव? माँ और संतान जैसा अनमोल रिश्ता कभी किसी के लिए संकट नहीं बन सकता। मैं केवल तुम्हें अपर्णा की मृत्यु की अवधि बता रहा हूँ। अपर्णा की आंखों से आंसू आ गए, उन्हें खुशी थी कि उनके बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन शिव तो अपर्णा के लिए परेशान थे। वो गुरुजी से बोले क्या इसका कोई हल नहीं है? गुरुजी ना में सर हिलाकर बोले नहीं, ऐसा कोई हल नहीं है जो भविष्य को बदल दे, किंतु तुम अपने प्रयास कर सकते हो। मेरी मानो तो शिव ये सब छोड़ो और बिना किसी भय के अपर्णा के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। कल की चिंता से अपना आज खराब मत करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। शिव और अपर्णा ऐसे ही कुछ देर गुरुजी से चर्चा करते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अपर्णा तो जैसे सब भूल गई हो, लेकिन शिव तो वही सब सोचकर परेशान हो रहे थे। और होते भी क्यों ना, अगर किसी भी व्यक्ति को पता चले कि उसका काल निकट है तो वो चैन से कैसे रह सकता है। वो घर आए तो दादाजी शशांक के साथ वही मेन हॉल में खेल रहे थे। शिव को देख शशांक भागते हुए उनके पैरों से लिपट गया। शिव ने उसे अपनी गोद में उठा, प्यार से गले लगा लिया। 2 मेड आए और अपर्णा को आराम से रूम में ले गई। शिव दादाजी के पास बैठ गए। उन्हें परेशानी में देख दादाजी बोले क्या बात है शिव, तुम परेशान क्यों देख रहे हो, क्या कहा गुरुजी ने? उनके सवाल पर शिव गहरी सांस लेकर सब उन्हें बता देते हैं। ये सुन दादाजी को भी झटका लगा। वो शिव से बोले अपर्णा का ध्यान रखना, वो अभी और ज्यादा परेशान होगी। दादाजी का मन भी भारी हो गया, ऐसी बात पर क्या करे कुछ समझ नहीं आया। वो लोग सिर्फ उनका ध्यान रख सकते थे। शिव कमरे में गए तो अपर्णा बालकनी से चांद को निहार रही थी। शिव एक तेल लेकर उनके पैरों के पास बैठ गए। वो आहिस्ता से अपर्णा के पैरों की मसाज करने लगे। अपर्णा ने उन्हें देख कहा, हमने कितनी बार कहा है आपसे, हमें अच्छा नहीं लगता जब आप हमारे पैर छूते हैं। हम ये काम किसी और से भी तो करा सकते हैं। ये सुन शिव मसाज करते हुए बोले और मैंने भी कितनी बार कहा है, ये करना मुझे बहुत पसंद है। शशांक अपनी आंखें मलते हुए आया और वो भी अपने पापा के पास बैठ अपर्णा के पैरों पर अपने छोटे छोटे हाथों से मालिश करने लगा। ये देख अपर्णा हंसते हुए बोली, अपने पापा को पूरा कॉपी करता है, ये बड़े होकर अपनी पत्नी का भी ऐसे ही ख्याल रखना मेरे बच्चे। ये बोल वो उसे उठा प्यार से चूम लेती है। शिव उठ उसे आराम से बेड पर सुला देते हैं। फिर वो वापस आकर अपर्णा के पैरों की मसाज करने लगे। अपर्णा उनके चेहरे को देखने लगी, आज वो कितने अलग लग रहे थे। तभी अपर्णा के पैरों पर एक आंसू की बूंद पड़ी, जिसे महसूस कर अपर्णा का दिल तड़प उठा। वो शिव के चेहरे पर हाथ रखती है तो शिव उनका हाथ अपने गाल पर रख दोनों हाथों से पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिसे देख अपर्णा से भी नहीं रहा गया। वो झुककर उन्हें गले से लगा लेती है। शिव अपर्णा से बोले, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, देखना। ये सुन अपर्णा उनसे दूर होकर प्यार से बोली, आप अभी तक उस बारे में सोच रहे हैं, आप इधर देखिए। शिव धीरे से उनकी तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें लाल थी, जिसे देख अपर्णा उनके आंसू पोंछते हुए बोली, ये क्या आप तो हमें हिम्मत देने की बजाय खुद एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं। जब तक समय है हम साथ खुश रह लेते हैं ना, क्यों कल की सोच आज दुखी हो रहे हैं। जो होगा वो देखा जाएगा। शिव बस आप हमसे एक वादा कीजिए कि जो भी हो आप हमेशा अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखेंगे। फिर वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, कभी हमारे बच्चे को इसका जिम्मेदार नहीं मानेंगे और आज से हर पल हमारे साथ खुशी से बिताएंगे। भूल जाए कि हम आश्रम गए थे, कीजिए वादा कीजिए जल्दी। ये सुन शिव के रोते हुए चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो उनके होठों पर प्यारी सी किस करके बोले, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। ये सुन अपर्णा हंस दी तो शिव भी हंस दिए। ऐसे ही वो वक्त आया जब कर्निश इस दुनिया में आया। अपर्णा अपने रूम में आराम कर रही थी। शाहिका उनके पास कर्निश को अपनी गोद में लेकर उससे बातें कर रही थी। शिव और अविनाश वही सोफे पर बैठ उन्हें देख रहे थे। दादाजी बाहर गए हुए थे।
शाहिका कर्निश को खिलाते हुए अविनाश से बोली, देखो ना अभी ये कितना क्यूट है, बिल्कुल मक्खन जैसा। अविनाश शशांक को देख बोले, हाँ शाहिका ये तो शशांक से भी कहीं ज्यादा क्यूट है। जिसे सुन शशांक कर्निश को निहारते हुए बोला, हाँ ये तो मुझसे भी अच्छा है। ये सुन शाहिका अविनाश से बोली, देखा शशांक अपने भाई से कितना प्यार करता है, अपर्णा तुम अपने शशांक को हमें दे दो। ये सुन अपर्णा मुस्कुराकर बोली, ले लो अपने जमाई के रूप में। ये सुन शिव और अविनाश उन्हें देखने लगे, लेकिन शाहिका उनकी बात समझ गई तो वो हंसते हुए बोली, देखो फिर अपनी बात से मुकुरना मत, ठीक है। शिव बोले, अरे हमें भी तो समझाओ क्या प्लानिंग हो रही है। ये सुन अपर्णा बोली, हम बस शाहिका से कह रहे हैं जब उसके बेटी हो तो तब हम उसकी शादी शशांक से करा देंगे। ये सुन अविनाश और शिव हैरान हो गए, उनकी पत्नियां अभी से रिश्ते देख रही है। अविनाश बोले, ठीक है अपर्णा मैं तो तैयार हूँ शशांक को जमाई बनाने के लिए, लेकिन अपनी दोस्त से भी तो कहो वो मुझे प्यारी सी बेटी दे। क्यों शाहिका तैयार हो? उनकी बात सुन शाहिका के गाल लाल हो गए, वो उन्हें घूर कर देखती है, वही अविनाश के साथ शिव और अपर्णा हंस दिए। यही से शिव और अपर्णा ने उनसे वादा किया कि वो शशांक की शादी शाहिका और अविनाश की बेटी से करेंगे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। शशांक दिन भर कर्निश के साथ रहता था, वो सब उस खतरे के बारे में भूल ही गए थे। फिर आया वो काला दिन जब अपर्णा सबको छोड़कर चली गई। शाम का वक्त, अपर्णा कर्निश को बेबी स्ट्रॉलर में सुलाकर गार्डन में घुमा रही थी। शिव और दादाजी उनसे थोड़ी दूर गार्डन में लगी चेयर पर बैठे थे। शशांक उनके आसपास भाग रहा था। अपर्णा उसे घुमा ही रही थी कि तभी दूर से एक गोली उड़ते हुए आए और धक से अपर्णा के पेट में लग गई। गोली की आवाज सुन सभी एक पल अपनी जगह पर जम गए। शिव जोर से चिल्लाया, अपर्णा। वो उनके पास गए। अपर्णा उनकी गोद में सर रख कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। शिव गार्ड को बुलाते हुए बोले, जल्दी जाओ गाड़ी निकलो। ये सुन अपर्णा उनका हाथ पकड़ मुश्किल से बोली, रहने दीजिए शिव, हमारे पास इतना समय नहीं है। शिव की आंखों से आंसू बह रहे थे, उनकी आंखों में खौफ था, दादाजी की आंखों में भी आंसू थे। शशांक अपनी मम्मी के पेट से खून निकलते देख रो रहा था। कर्निश भी तेज आवाज से रो रहा था तो उसे एक मैन लेकर चुप कराने लगी। अपर्णा बोली, पापा आप अपना ध्यान रखना और समय से दवाएं लेना, ठीक है। जिसे सुन दादाजी रोते हुए बोले, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे। ये सुन अपर्णा मुस्कुराकर शशांक के चेहरे पर हाथ फेरती है और कहती है, अपने भाई का हमेशा ख्याल रखना, उसे और खुद को एक अच्छा इंसान बनाना मेरे लाल। उनकी आंखें लाल हो गई थी। वो अपना खून से लथपथ हाथ शिव के गाल पर रख कर बोली, अपना ख्याल रखना और हमारी दोनों नन्ही जान का भी। हम भले ही जा रहे हैं पर पहली बारिश, सूरज की पहली किरण या हवा के झोंके में आप हमें जब भी याद करोगे हम हमेशा आपके आसपास होंगे। ये वादा है हमारा। फिर वो कर्निश को अपने हाथ से एक बार छूती है और उनकी आंखें बंद हो जाती है, जिसे देख उन्हें शिव गले लगाकर जोर जोर से रोने लगे। दादाजी शशांक को गले लगाकर खुद को रोक नहीं पाए। सारे मैड्स की आंखों में भी आंसू थे। दिन बीतते गए, शिव का ध्यान अपर्णा से हट ही नहीं रहा था। विनाश और दादाजी उन्हें काफी समझाते। शाहिका अकेले कर्निश और शशांक का ध्यान रखती, उन्हें देखो अकेले में काफी रोया करती। अविनाश ने शिव के साथ उनके बिजनेस को भी संभाला, पर शिव तो जैसे सब कुछ भूल गए, साथ अपर्णा से किया वादा भी। लेकिन शशांक अपनी मां के कहे अनुसार अपने भाई का खूब ध्यान रखता। वो दोनों शाहिका के साथ ही रहते थे और शिव उनसे बात तक करना भूल गए। एपिसोड 106। वर्तमान समय। शिव अपनी पूरी कहानी बताकर चुप हुए तो उनकी आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़कने लगी। कर्निश की आंखों में आंसुओं की जगह थी। शशांक की आंख से एक आंसू टपकने को हुआ तो उसने अपनी उंगली से जल्दी उसे छिटक दिया। शिव कर्निश के सर पर हाथ रखकर बोले, मैं तुम्हारे साथ अपर्णा से किए हुए वादे को भी भूल गया। मैं एक ऐसा पिता हूँ जिसने अपने बच्चों को इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया। मैं माफी के लायक नहीं हूँ कर्निश। शशांक कितना सा था जब मैंने उसे उस दिन के बाद कभी गोद में नहीं उठाया। कैसे मैं उससे अपनी किए की माफी मांगूं? वो एक हंसमुख बच्चा था और अब एक पत्थर बन गया है। मैंने अपने ही हाथों अपने बच्चों की जिंदगी दुखों से भर दी। अपर्णा मुझे कभी माफ नहीं करेगी, पर ये गलती अब मैं सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए खुद को कभी दोषी मत समझना। क्या तुम मुझे माफ करोगे? जनता हूँ मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। ये बोल वो हाथ जोड़ते हैं तो कर्निश जल्दी उन्हें पकड़ उनके गले लग जाता है। शिव भी उसे कसकर गले लगा देते हैं। शशांक ये देख बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सारंग विला। एंड्रिक अपने रूम की बालकनी में खड़ा था, ठंडी हवा चल रही थी। वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसके सामने एक दृश्य आता है। दृश्य, गार्डन में एक 8 साल का लड़का जो एक 11 साल के लड़के के पीछे भाग रहा था। वो 11 साल का लड़का बोला, कर्निश अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगा। वो 8 साल का लड़का कर्निश था। कर्निश भागते हुए बोला, एंड्रिक भैया मैं आपको पकड़ लूंगा, देखना। वो 11 साल का लड़का एंड्रिक था।
ये बोल वो वहीं गिर गया। उसे देख एंड्रिक भागकर उसके पास आया और बैठकर बोला, क्या हुआ कर्निश, तुम ठीक तो हो? ये वो बोल ही रहा था कि कर्निश उसे गिरा खुद उसके पेट पर बैठकर बोला, देखा भैया, मैंने आपको पकड़ लिया। ये सुन एंड्रिक उसके पेट में गुदगुदी करते हुए बोला, बदमाश कहे के, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कर्निश उसकी गुदगुदी चलाने पर खिलखिला कर हंसने लगा। दृश्य समाप्त। ये सोच एंड्रिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी उसके दिमाग में शशांक का चेहरा घुमा, जिससे उसकी मीठी स्माइल कड़वाहट में बदल गई। वो अपने रूम में आकर बेड पर लेट गया। तभी उसके सामने स्मृति का चेहरा आया। कैसे स्मृति थाल घुमाकर लड़ रही थी, उसके खुले बाल, चेहरे पर घबराहट और उसकी लिप साइज। उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। वो उसके बारे में सोचते सोचते ही सो गया। अग्निवंशी मैंशन। स्मृति कमरे में सो रही थी। तभी डोर खुला और शशांक अंदर आया। उसने अपने ब्लेजर को सोफे पर रखा और अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्डकर अपनी कॉलर के नीचे के 2-3 बटन खोल दिए। वो स्मृति को सोते देख उसके पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। एकमात्र सुकून थी वो शशांक का। स्मृति भी नींद में उसे पकड़कर सो गई। सुबह का वक्त। शशांक की नींद खुली तो सामने स्मृति अपने गीले बाल सुखा रही थी। उसने डार्क पर्पल कलर की ऑर्गेंजा साड़ी पहनी थी। वो उसे बिना देखे रूम से बाहर चली गई। शशांक मुंह बनाकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो मिरर के सामने अपने बाल सेट कर रहा था। तभी स्मृति रूम में आए। वो शशांक को देख बेड को सही करने लगती है। शशांक अपनी टाई लेकर उसके पास आया और उसके सामने कर दी। स्मृति उसके हाथ से टाई लेकर जैसे ही उसे पहनाने के लिए पीछे होती है तो उसका पैर बड़ से लगता है और वो जैसे ही पीछे गिरने को हुई उसने जल्दी शशांक के कॉलर को पकड़ लिया। लेकिन शशांक इसके लिए तैयार नहीं था। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो भी स्मृति के ऊपर बेड पर गिर गया। स्मृति की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि गिरने से उनकी एक्सीडेंटल किस हो गई। शशांक तो बेशर्मों की तरह वहीं रुक गया, लेकिन स्मृति जल्दी उसे साइड कर खड़ी हो गई और बाहर भाग गई। शशांक खड़ा होकर अपने होठों को अपने हाथ से छूता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बिना मिरर में देखे अपना बैग लेकर बाहर निकल गया। तभी बाहर उसे अद्विक मिल गया। शशांक उसे इग्नोर करके जाने को हुआ तो अद्विक उसके सामने आकर उसे गौर से देखने लगा। ये देख शशांक बोला, क्या चाहिए? अद्विक उसे फिर से रूम में ले जाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि तू ये सब को दिखाना चाहता है। तूने कब से लिपस्टिक लगाना शुरू कर दिया ब्रो? ये बोल वो उसे मिरर के सामने खड़ा कर देता है तो शशांक अपने होठों पर लगी लिपस्टिक को देखता है। वो जल्दी अपना रुमाल निकाल उसे साफ करता है और बिना अद्विक को देखे चला गया। अद्विक खुद से बोला, ये क्या बात हुई? एक तो मैंने इसकी इज्जत लूटते लूटते बचाए और ये मुझे ही तेवर दिखाकर चला गया। दिन का वक्त। शशांक अपने कैबिन में बैठा था। तभी कर्निश बिना नॉक किए अंदर आया। वो शशांक के सामने रखी चेयर पर बैठकर बोला, क्या हुआ भाई, आपने बुलाया? शशांक एक फाइल रीड कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसे कर्निश से यही उम्मीद थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कल जो लड़का इतना रो रहा था वो आज फिर से पहले के जैसा हो गया। शशांक कड़क आवाज में बोला, मैनर्स नहीं है क्या आने के, या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि आने से पहले नॉक किया जाता है? ये सुन कर्निश उठने लगा तो शशांक बोला, कहाँ जा रहे हो? कर्निश नॉक करने। शशांक फ्रस्ट्रेट होकर बोला, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। जिसे सुन कर्निश कंफ्यूजन में बैठ गया। शशांक उसे देखकर बोला, कल पार्टी में तुम किस किस से मिले थे? ये सुन कर्निश चुप हो गया तो शशांक फिर बोला, सच सच बताना। कर्निश जल्दी से बोला, सबसे पहले मैं मिस्टर श्रीवास्तव से मिला, उसके बाद अपनी कॉलेज फ्रेंड रिया से, उसके बाद त्रिशा से, उसके बाद। शशांक गुस्से से बोला, बकवास मत करो कर्निश। कर्निश मासूमियत से बोला, भाई आपने ही तो कहा कि मैं कल जिस से मिला आपको बताऊं। शशांक अपनी आंखें बंद कर सर सीट से टिका कर बोला, ठीक है बोलो। कर्निश आगे बोला, फिर टिया से और बाद में एंड्रिक सारंग से। एंड्रिक का नाम सुन शशांक ने आंखें खोल दी। कर्निश बोला, भाई मुझे ऐसा लगा कि मैं एंड्रिक सारंग से पहले भी मिल चुका हूँ, उनका नाम भी कहीं सुना है मैंने। उसकी बात इग्नोर कर शशांक बोला, क्या तुम और किसी से नहीं मिले थे? उसकी बात सुन कर्निश धीरे से बोला, मिला था ना भाई। शशांक किससे? कर्निश पापा के कॉलेज फ्रेंड प्रणय राठौर से। ये सुन शशांक सोच में पड़ गया, कौन प्रणय राठौर? कर्निश, उन्होंने ही मुझे कल सब कुछ बताया था। ये सुन शशांक बोला, अब तुम जा सकते हो। कर्निश मुंह बनाकर बोला, कितना ड्रामा करते हो भाई आप, ऐसे दिखा रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, जबकि सच तो ये है कि कल आप वही लेक पे मुझे दूर से देख रहे थे। ये सुन शशांक जानबूझकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा तो कर्निश मुस्कुरा कर बोला, आई लव यू भाई, आई ऑलवेज लव यू। ये बोल वो उछलते हुए बाहर चला गया। वही शशांक के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। इधर एक क्लिनिक के बाहर ईवा खड़ी थी। वो ओरियन के आने का इंतजार कर रही थी। ईवा और ओरियन नोआन की कुछ मेडिसिन लेने बाहर आए थे।
कोष्टक ईवा ने नोटिस किया कि एक लड़का उसके फोटोज ले रहा था। ये देख ईवा कुछ ढूंढने की एक्टिंग करते हुए उसके पास गई और बोली, मेरा फ़ोन मुझे कहीं मिल नहीं रहा, तो क्या आप मुझे एक कॉल करने देंगे। ये सुन वो लड़का उसे फ़ोन दे देता है। ईवा नंबर डायल करने की बजाय एल्बम में जाकर देखती है तो उसमें उस लड़के ने उसके काफ़ी गंदे गंदे एंगल से फोटोज खींच रखे थे। ये देख ईवा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आगे बढ़ी ही थी कि उसका फ़ोन उसके बैग से गिर गया, जिसे देख वो लड़का जल्दी उसके हाथ से फ़ोन छीनने लगा, पर ईवा ने फ़ोन नहीं छोड़ा। तभी ओरियन आकर बोला, क्या हो रहा है। वो लड़का जल्दी ईवा को धक्का दे फ़ोन लेकर भाग गया। ईवा गिरती उससे पहले ओरियन ने उसे पकड़ लिया। ईवा बोली, उस लड़के को पकड़ो, उसके फ़ोन में मेरी फोटोज है। ये सुन ओरियन जल्दी उस लड़के के पीछे भागा। वो लड़का काफ़ी तेज भाग रहा था। ओरियन दूसरे रास्ते से एक जोरदार किक इसके मुंह पर मार दी, जिससे वो लड़का जोर से जमीन पर गिरता है। ओरियन उसकी जेब से फ़ोन लेकर उसे 2-3 किक मारता है। फिर वो फ़ोन की एल्बम देखता है तो गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ 2-3 पंच झड़ देता है। वो जल्दी पुलिस को कॉल करता है और कुछ ही देर में पुलिस उसे ले जाती है। वो ईवा के पास आया तो वो साइड में एक बेंच पर बैठी थी। ओरियन उसके पास आया तो वो जल्दी खड़ी होकर बोली, क्या हुआ, पकड़ा उस लड़के को। जिसे सुन ओरियन बोला, डोंट वरी, मैंने फोटोज डिलीट भी कर दिए और उस लड़के को पुलिस के हवाले भी कर दिया। ये सुन ईवा वही बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। ओरियन उसके पास बैठ हिचकते हुए धीरे से उसे गले लगाता है। पहले ईवा काफ़ी इनसिक्योर फील कर रही थी। ओरियन उसके सर पर हल्की थपकी देने लगा तो ईवा उसके पास होने से अब सुरक्षित महसूस करने लगी। कुछ देर बाद ओरियन एक बैंडेड उसके हाथ और घुटने पर लगाकर बोला, चले, जिसपे ईवा हाँ में सर हिलाकर खड़ी हो गई। शाम का वक्त अद्विक कार ड्राइव कर रहा था। तभी उसकी नज़र आरवी पर पड़ी। उसे देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल गायब भी हो गई। आरवी एक लड़के के साथ चल रही थी, जिसे देख अद्विक की जलन का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी कार साइड में पार्क कर आरवी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे देख आरवी हैरान हो गई। अद्विक बोला, जंगली बिल्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। ये बोल वो उसका हाथ पकड़ ले जाने लगता है तो आरवी के साथ खड़ा लड़का उसके हाथ पर हाथ रख उसे रोक देता है। एपिसोड 107। अद्विक उस लड़के को घूर कर देखता है। आरवी उन दोनों की तरफ हैरानी से मुंह खोले देख रही थी। वो लड़का बोला, कहीं देखा है तुम्हें, कौन हो तुम। ये सुन अद्विक आरवी से बोला, कौन है ये गोचू और तुम क्या कर रही हो इसके साथ। आरवी अपना हाथ उन दोनों से छुड़ाकर बोली, क्या कर रहे हो दोनों। अद्विक और वो लड़का एक दूसरे को घूर रहे थे तो आरवी उस लड़के से बोली, त्रिश, ये तुम्हारा मिस्टर मैग्नीटो है और तुम dating.com, ये मेरा भाई है, समझे, तो इसे घूरना बंद करो। ये लड़का आरवी का भाई त्रिशंग है। कोष्टक ये सुन अद्विक लंबी सांस लेकर बोला, अच्छा भाई है तुम्हारा, पता नहीं मैं भी क्या समझ रहा था। आरवी उसको घूर कर देखती है। तभी त्रिशंग आंखों में चमक लिए कहता है, आप मिस्टर मैग्नीटो हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिर वो उसके हाथ को पकड़ कर बोला, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उसके अचानक बोलने पर अद्विक हैरान हो गया। फिर वो हंसते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। आरवी उनके प्यार को देख पागल हुए जा रही थी। वो त्रिशंग का हाथ अद्विक के हाथ से छुड़ाकर बोली, हो गया, चल अब। ये सुन अद्विक त्रिशंग का हाथ फिर से पकड़ कर बोला, अरे तुम मेरे फ़ैन हो ना, तो क्या मेरे साथ फ़ोटो भी नहीं लोगे। ये सुन त्रिशंग उछलते हुए बोला, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हो। ये बोल वो आरवी से बोला, दीदी हमारा एक फ़ोटो ले लो ना। ये सुन आरवी आंखें छोटी कर उन्हें घूरने लगी तो अद्विक उसे विंक करता है। आरवी अपना फ़ोन निकाल मुंह बनाकर उनका फ़ोटो लेती है। त्रिशंग चमकती आंखों से वो फ़ोटो देख रहा था। उसे देख अद्विक मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेरता है। आरवी अपने भाई को देख मुस्कुरा देती है। अद्विक बोला, चलो आइसक्रीम खाते हैं। ये सुन आरवी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है हमें। वो आगे बोलती बोलती रुक गई क्योंकि त्रिशंग अद्विक के साथ उछलते हुए चला गया। वो तीनों एक आइसक्रीम पार्लर पर खड़े थे। अद्विक को देख आरवी बोली, तुमने ये मास्क क्यों पहना है, सब हमें ही देख रहे हैं। ये सुन त्रिशंग बोला, ओह दीदी, सब हमें ही देख रहे हैं इसीलिए तो मास्क पहना है, ये इतने पॉपुलर होकर ऐसे ही नहीं घूम सकते। ये सुन आरवी को याद आया कि कैसे अद्विक हर बार बिना किसी मास्क के उसकी मदद करता है। वो तीनों आइसक्रीम खाते हैं और चलते हुए अद्विक की कार तक आते हैं। आरवी बोली, चलो अब त्रिशंग, हम दोनों काफ़ी लेट हो गए हैं, माँ वेट कर रही होगी और तुम dating.com अब जाओ। अद्विक बोला, हाँ ठीक है, वैसे तुम जॉब छोड़ रही हो क्या। ये सुन आरवी बोली, तुम्हारे सपने में भी नहीं। अद्विक उसे घूर कर बोला, तो तुम 2 दिन से आ क्यों नहीं रही हो। आरवी, क्योंकि मैंने छुट्टियां ली है समझे, और तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। अद्विक त्रिशंग की तरफ देखता है तो वो बोला, सर क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी।
ये सुन अद्वैक आरवी से बोला, क्या हुआ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आरवी और त्रिशंग उसे देखने लगे तो वो अपनी बात सही करते हुए बोला, अरे मेरा मतलब तुम्हें बताना चाहिए था ना। आरवी घूरकर बोली, मैंने प्रतीक को सब बता दिया, समझे? अद्वैक हाँ में सर हिला अपनी पॉकेट से एक पेन निकालता है जिसपे गोल्डन लेटर्स में मिस्टर मैग्नीटो लिखा था। वो काफी सुंदर था और चमक रहा था। वो ये पेन त्रिशंग के हाथ में देकर बोला, ये लो मेरी तरफ से। ये देख त्रिशंग उसे देखने लगा, क्या करे, ले या ना ले। वो धीरे से अद्वैक के हाथ से पेन लेता है और इमोशनल होकर उसके गले लग जाता है। अद्वैक हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाता है। आरवी को भी ये देख काफी अच्छा लगा। अग्निवंशी मेंशन। श्रविका और स्मृति हॉल में बैठी थी। श्रविका स्मृति को कैफे वाली बात बता रही थी। उसकी बात सुन स्मृति काफी हंस रही थी और साथ श्रविका भी। स्मृति हंसते हुए बोली, अगर अभ्रम भैया नहीं होते तो पता नहीं आपका क्या होता। जिसपे श्रविका बोली, और नहीं तो क्या, पहली बार ऐसे फंसी थी मैं। तभी एंट्रेंस से अभ्रम आता है। श्रविका और स्मृति उसे देखती है। अभ्रम उनके पास आकर बोला, भाभी कर्निश कहाँ है? स्मृति, वो तो क्रियांश जी और प्रतीक जी के साथ बाहर गए हैं। अभ्रम, अच्छा वो आए तो उसे स्टडी रूम में भेजना और प्लीज आप कॉफी भी भिजवा देना। ये सुन स्मृति मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। अभ्रम एक नज़र श्रविका को देख स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। अल्पविराम। स्मृति किचन में काफी बना रही थी और श्रविका उसके पास खड़ी थी। कुछ ही देर में स्मृति उसे कॉफी बना जानबूझकर श्रविका को देकर बोली, प्लीज आप देकर आ जाए। श्रविका हाँ में सर हिलाकर कॉफी ले लेती है। स्टडी रूम। श्रविका अंदर आई तो अभ्रम अपने काम में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। श्रविका को देख अभ्रम बोला, थैंक्स श्रविका, यहाँ रख दो। ये सुन श्रविका कॉफी साइड में रखकर बोली, तुम थोड़ा रेस्ट करके ये काम कर लेना। जिसे सुन अभ्रम को अच्छा लगा। वो बोला, नहीं काम ज्यादा है पर फिक्र दिखाने के लिए थैंक्स। ये सुन श्रविका जल्दी से बोली, ओ हेलो, मुझे कोई फिक्र विक्र नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लटके हुए चेहरे को देखकर कह रही थी। भला मैं क्यों फिक्र करने लगी? ये बोल वो जल्दी बाहर चली गई और अभ्रम स्माइल कर अपना काम करने लगा। अब उसे आदत हो गई थी श्रविका के ऐसे बिहेवियर की। वही श्रविका किचन में आते हुए धीरे से बोली, कुछ भी बोल देती हूँ यार मैं तो, पता नहीं कैसे झेलता है वो मेरी बातें। स्मृति उसकी बात सुन मुस्कुरा कर बोली, शायद वो पसंद करते हैं आपको इसीलिए इतने नखरे झेल लेते हैं। ये सुन श्रविका चौंक गई। वो नजरें चुराते हुए बोली, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सुन स्मृति मुस्कुरा दी। वो चाहे कितना भी छुपा ले पर कोई भी देखकर बता सकता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या शायद प्यार करते हैं। कुछ देर बाद सभी ने डिनर कर लिया था। शशांक और ओरियन किसी पार्टी में गए थे। स्मृति रूम में आए और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी पर नींद तो जैसे काफी दूर थी। पार्टी। शशांक और ओरियन अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए हुए थे। उनके साथ नेश भी था। क्योंकि ये पार्टी दिखने में नॉर्मल लग रही थी लेकिन थी नहीं, वो एक अंडरवर्ल्ड के लिए रखी गई थी, इसीलिए नेश भी आया हुआ था। एक लड़की जो ब्लैक कॉक के नाम से जानी जाती थी। वो दिखने में काफी सुंदर थी लेकिन अंदर से काफी खतरनाक, अपने दुश्मन का खून और छाल दोनों अलग कर देती है। वो उन तीनों के पास आकर बोली, क्या बात है, आज विपन किंग खुद यहाँ आया है, इसकी उम्मीद नहीं थी। उसकी बात सुन शशांक ने कोई जवाब नहीं दिया तो नेश बोला, उम्मीद तो तुम्हारे आने की भी नहीं थी ब्लैक कॉक। ये सुन डेजी ब्लैक कॉक हंसकर बोली, हर बार बीच में बोलने की आदत पड़ गई है ना नेश, या फिर तुम्हारे बॉस बोल नहीं सकते? ये सुन शशांक अब भी कोई रिएक्ट नहीं करता जिसे देख डेजी मन ही मन कुटिलता से हंस दी। वो आगे बोली, अच्छा शायद तुम्हारे बॉस को बैक फुट पर खेलने की आदत पड़ गई है लेकिन फ्रंट फुट पर कब खेलोगे? ये सुन ओरियन बोला, देखो तो कौन फ्रंट फुट की बात कर रहा है, आज पहली बार होगा कि तुम सामने आकर इतना बोल रही हो। ये सुन डेजी चीर गई। वो ओरियन को घूरते हुए चली गई। कुछ देर बाद एक वेटर ड्रिंक लेकर उनके पास आता है। तीनों ड्रिंक उठा लेते हैं। शशांक एक ही सांस में उसे पी लेता है तो उनके सामने कुछ दूरी पर खड़ी डेजी तिरछा मुस्कुरा देती है। उसके पास एक आदमी खड़ा था। वो बोला, काम हो तो जाएगा ना? डेजी टेंशन मत लीजिए युग कोर, कल शशांक अग्निवंशी की बदनामी पूरी दुनिया में होगी, देखना आप। ये बोल वो हंस दी और उसके साथ युग भी। शशांक वॉशरूम में गया तो उसका सर घूमने लगा। उसे गर्मी लगने लगी। वो वही ठीक से खड़ा हुआ और चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारने लगा। उसे काफी देर हो गई तो नेश जो बाहर खड़ा था वो नॉक करके बोला, बॉस। शशांक खुद को संभाल गेट खोलता है और जैसे ही बाहर आने को हुआ उसके पैर लड़खड़ा गए। नेश उसे पकड़ते हुए बोला, बॉस आर यू ओके? वो जल्दी ओरियन को मैसेज कर देता है। शशांक बेहोशी की हालत में भी खुद को संभाल पा रहा था। वो पानी पीकर बोला, ओरियन से पूछो उस ड्रिंक में क्या था। नेश कुछ कहता उससे पहले ओरियन भागकर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ शशांक, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है?
शशांक अपने कोट को खोलते हुए बोला, पता करो उस ड्रिंक में क्या था। ये सुन ओरियन बोला, हाँ मैं पता करता हूँ, पर पहले तुम घर जाओ। ये बोल वो नेश को इशारा करता है तो नेश शशांक का कोट उठा उसे सहारा देते हुए बाहर ले गया। इधर डेजी गुस्से से युग की कॉलर पकड़कर बोली, कहा था ना नेश और ओरियन को दूर रखना शशांक से, अब भूख तो। युग कॉलर छुड़ाकर बोला, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या हमारे पास। ये सुन डेजी बोली, है ना यहाँ से भागने का, क्योंकि ओरियन अब हम सब की बैंड बजा देगा, उसे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे हम तक पहुंचने में। ये सुन युग की आंखें फैल गई। इधर कार में नेश ने मिरर से पीछे देखा तो वो खुद सहम गया, क्योंकि शशांक की आंखें पूरी लाल हो गई थी, उसके शरीर की नसें उभर रही थी, उसकी सांसें तेज थी, वो कभी अपनी टाई की नॉट को लूज करता तो कभी अपनी स्लीव्स फोल्ड करता, वो काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा था। नेश समझ गया था कि ड्रिंक में काफी स्ट्रॉन्ग ड्रग था जिसे कंट्रोल कर पाना ना के बराबर था, लेकिन ताजुब की बात यह थी कि शशांक अब भी खुद पर धैर्य सांधे हुए था, वरना कोई और होता तो वो शायद मर ही जाता। एपिसोड 108 अग्निवंशी मेंशन। नेश ने कार मेंशन के बाहर रोकी तो शशांक बाहर उतरा, उसने खुद को बैलेंस किया और नेश से बोला, अब तुम जा सकते हो। ये सुन नेश बोला, बॉस मैं आपको अंदर तक। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले शशांक उसे हाथ से जाने का इशारा कर देता है, जिसे देख नेश उसे ग्रीट करता है और कार में बैक चला जाता है। शशांक मेंशन में आया तो सारी लाइट बंद थी, शायद सब सो गए थे। वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ता है और अपने कमरे तक आता है। वो डोर ओपन कर अंदर आया तो रूम में भी अंधेरा था। वो टेबल के पास जाकर पानी पीने लगा तो उसे अपने शरीर में एक अलग सी एनर्जी फील होने लगी। वो जैसे जैसे पानी पी रहा था उसकी प्यास उतनी ही बढ़ रही थी। शायद ये ड्रग का असर था, जितना वो पानी पीता उतना ही उसका असर तेजी से बढ़ता। वो पानी का ग्लास जैसे ही रखने को हुआ तो ग्लास उसके हाथ से छूट गया। वही स्मृति जो सो रही थी, कांच के टूटने की आवाज से अचानक उसकी नींद खुल गई। वो अपने साइड का लैंप जलाकर देखती है तो उसकी नज़र शशांक पर पड़ी। उसे देख वो जल्दी उसके पास आते हुए बोली, आप कब आए और ये ग्लास। उसकी आवाज़ सुन शशांक का दिमाग ठनका। वो मेंशन आया ही क्यों, वो कैसे भूल सकता है कि उसके रूम में स्मृति होगी। उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसके हाथों की नसें उभर रही थी, उसे एनर्जी के साथ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, जिसे रोकने के लिए वो पास रखी ग्लास को अपने हाथ से दबाने लगा। उसका गुस्सा इतना बढ़ रहा था कि उसने वो ग्लास एक झटके में तोड़ दी। उसके हाथों से खून आने लगा। वो जैसे था वैसे ही खड़ा रहा तो स्मृति उसके पास आकर बोली, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है। तभी उसकी नज़र शशांक के हाथ पर गई, जिससे उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी उसका हाथ पकड़कर बोली, ये क्या किया आपने, कितना खून निकल रहा है। उसकी बातों का तो शशांक पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसके छूने से शशांक का जो शरीर तप रहा था उसे ठंडक का एहसास हुआ। उसने स्मृति को देखा जिसने महरून कलर की पतली प्लेन सी साड़ी पहनी थी। उसने झटके से स्मृति का हाथ पकड़ा और उसे मोड़कर उसकी कमर से लगा दिया। उसने उसे खुद के बिल्कुल करीब कर लिया। स्मृति को तो कुछ समझ ही नहीं आया ये सब कितना जल्दी हो गया। वो आंखें बड़ी कर शशांक को हैरानी से देख रही थी। उसकी लाल आंखें देख स्मृति का शरीर कपकपा उठा। आज तक उसने शशांक का ये रूप नहीं देखा था। वही स्मृति के ठंडे शरीर से शशांक को काफी आराम मिल रहा था। उसकी सांसें तेज थी और उसकी आंखों में एक आग दिख रही थी। उसकी पकड़ स्मृति के हाथ पर कसती जा रही थी और स्मृति उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो कसमसाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। शशांक तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो स्मृति के चेहरे को पकड़ ऊपर करता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता ही है कि वो अचानक रुक गया। उसके हाथ पर स्मृति के आंसू थे। उसने जल्दी उसकी आंखों में देखा तो स्मृति की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो डर से कांप रही थी। शशांक को अचानक होश आया। उसने झटके से स्मृति को छोड़ दिया, जिससे स्मृति 3-4 कदम पीछे हट गई। वो शशांक को डर भरी नजरों से देख रही थी। वही शशांक अपने बालों में हाथ फेर एक पंच दीवार पर मार देता है। ये वो क्या कर रहा था, वो स्मृति के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है। उसे हो क्या गया है, वो अभी अभी स्मृति के साथ। स्मृति उसका गुस्सा देख जम सी गई थी। वो सांस लेना भी भूल गई थी। शशांक खुद को कंट्रोल कर स्मृति का हाथ पकड़ उसे बाथरूम के बाहर लेकर आया और बोला, वाइफी तुम अंदर जाओ और गेट लॉक कर लो, कुछ भी हो गेट मत खोलना, चाहे मैं कितना भी कहूँ। ये वो बोल तो रहा था लेकिन उसका शरीर बिल्कुल उसके साथ नहीं था। वो अंदर से तप रहा था, उसका शरीर पसीने से लथपथ था और वो हाफ रहा था। उसने जल्दी स्मृति को बाथरूम में भेजा और गेट बंद कर दिया। स्मृति बाथरूम में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने शशांक को ऐसे आपे से बाहर कभी नहीं देखा था। उसे क्या हो गया था, वो ऐसे भूखे भेड़िए की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। इधर शशांक ने अपनी शर्ट खोल दी, उसे काफी गर्मी लग रही थी। उसने जाकर पानी का पूरा जग खुद पर उधेड़ दिया, पर उसके अंदर जलती आग अभी भी शांत नहीं हुई। उसकी आग जिससे शांत हो सकती है वो बाथरूम में थी, लेकिन शशांक ने जैसे इरादा कर लिया हो कि वो स्मृति को हाथ तक नहीं लगाएगा।
वो खुद नहीं जानता कि वो स्मृति के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, पर जो भी हो इसमें स्मृति को काफी दर्द होगा और ये वो नहीं होने देगा। वो स्मृति को दर्द देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो गुस्से से कमरे के सामान को फेंकने लगा। गर्मी उसके दिमाग में चढ़ रही थी। वो अब इस तरह बाहर भी नहीं जा सकता था। उसमें जो एनर्जी आ रही थी उस ड्रग की वजह से उसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। रूम साउंड प्रूफ था, इसीलिए आवाज बाहर नहीं जा रही थी। स्मृति की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो कमरे से आ रही आवाज को सुन पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुबह का वक्त, शशांक का रूम। शशांक बेड पर शर्टलेस सो रहा था। उसके ऊपर एक कंबल ढकी हुई थी। जब बालकनी से आती धूप शशांक के चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तभी उसके सर में काफी तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने जोर से हथौड़ा मारा हो। वो सर पकड़कर बैठ गया। उसने टाइम देखा तो घड़ी में 12 बज रहे थे। ये देख उसके चेहरे पर भी 12 बज गए। वो अब तक सो रहा है। उसने आसपास देखा तो उसे कुछ याद आने लगा। तभी उसकी नज़र बेडशीट पर गई तो वो अपनी जगह पर जम गया। बेड पर वो स्टेन देख उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने आसपास देखा, उसे स्मृति कहीं नहीं दिखी। वो उठने को हुआ तो उसका ध्यान खुद पर गया तो उसे एहसास हुआ उसके शरीर पर कपड़े नहीं है। अब उसका दिमाग घूमने लगा। आखिर क्या हुआ रात को? उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, फिर भी वो जोर दे रहा था। तभी उसे चीजें याद आना शुरू हुई तो वो फ्रिज हो गया। फ्लैशबैक, रात का वक्त। वो अपने पति को दर्द में नहीं देख सकी और अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो अपने आंसू साफ कर बाथरूम का गेट खोलती है तो शशांक उसे देख उससे दूर जाते हुए बोला, मैंने कहा ना बाहर मत आओ एक बार। मैं तुम्हें समझ नहीं आती क्या? मैं अभी होश में नहीं हूँ स्मृति, तुम अंदर जाओ। ये बोल वो स्मृति से काफी दूर खड़ा हो गया, क्योंकि स्मृति की महक ही उसे उसके पास खींच रही थी। उसे देख वो कंट्रोल खो रहा था, पर वो उसे हद बिल्कुल नहीं करना चाहता था। स्मृति जैसे कुछ सोचकर आए हो वो धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी, जिसे देख शशांक चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना दूर रहो, मैं अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा स्मृति, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, चली जाओ यहाँ से। स्मृति बिना कुछ बोले उसके पास गई और उसके चेहरे को पकड़ उसे शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाए प्लीज, हम हैं आपके साथ। ये बोल वो उसके होठों पर होंठ रख देती है। ये महसूस कर शशांक के शरीर में करंट दौड़ गया, उसके सब्र का बांध टूट गया। फ्लैशबैक एंड शशांक अपने सर को पकड़कर बैठा था। उसे याद आ रहा था कि वो स्मृति के साथ कितना वाइल्ड हो गया था। वो इतना गलत स्मृति के साथ कैसे कर सकता है? वो गिल्ट से भर गया था। उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। उसकी आंख से एक बूंद गिर गई। वो स्मृति के साथ वो सब कैसे कर सकता है? वो कैसे उसे फेस करेगा? आज उसे खुद पर शर्म आ रही थी। उसने आसपास देखा तो रूम साफ था, शायद स्मृति ने किया था। वो उठा और बाथरूम में चला गया। लगभग 3 घंटे बाद वो बाहर आया। उसने बाथरोब पहना था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो क्लोजेट में गया और ब्राउन बिजनेस सूट पहनकर बाहर आया। वो मिरर के सामने जाकर तैयार होने लगा। वो मिरर में खुद को तक नहीं देख पा रहा था। उसने बाल सेट करने के लिए जैसे ही सामने देखा तो खुद के चेहरे की बजाय उसे स्मृति का दर्द से भरा चेहरा नजर आया, जिसे देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो वही काउच पर बैठ गया। उसे अब लग रहा था कि वो कैसे स्मृति से नजरें मिलाएगा, क्या कहेगा उससे, कैसे खुद की हरकत पर माफी मांगेगा। उसने पहले भी बिना स्मृति की मर्जी के उसे किस किया था और कल रात तो उसने सारी हदें पार कर दी। वो उसे दुनिया के हर दर्द से बचाना चाह रहा था, पर उसने क्या किया? सबसे बड़ा जख्म उसी ने स्मृति को दे दिया। वो बैठा ही था कि डोर नॉक हुआ। शशांक को लगा स्मृति है तो वो गेट की तरफ देखने लगा, लेकिन सर्वेंट खाना लेकर अंदर आया और बोला, सर लंच। ये सुन शशांक ने बिना उसे देखे जवाब दिया, रख दो। सर्वेंट जाने को हुआ तो शशांक मुश्किल से बोला, स्मृति कहाँ है? ये सुन सर्वेंट सर झुकाकर बोला, श्रीविका मैम आई थी तो मैम और ईवा मैम दोनों उनके साथ बाहर गई है। ये सुन शशांक कुछ नहीं बोला तो सर्वेंट खाना रख डोर बंद कर चला गया। शशांक को कुछ समझ नहीं आया, बस वो अपने गिल्ट में डूब चुका था और पता ही नहीं चला कि कब दिन से शाम हुई और शाम से रात। अभी भी उसकी आंखों के सामने कल रात स्मृति का दर्द से तड़पता चेहरा ही घूम रहा था। उसने टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। वो उठा और बालकनी में चला गया। बाहर काफी ठंडी हवा चल रही थी। उसने सुबह बेड पर टूटी हुई चूड़ियां देखी जिन पे खून लगा हुआ था। उन्हें देख उसे याद आया कि कितनी मजबूती से उसने स्मृति के हाथ पकड़े थे। वो याद आते ही उसे फिर से अपने दिल पर भार महसूस हुआ, एक घुटन का भार जो उसके दिल को झंझोर रहा था। एपिसोड 109। शशांक बालकनी में खड़ा था, तभी धीरे से डोर खुला और स्मृति अंदर आई। उसने बॉटम ग्रीन कलर सिल्क की साड़ी पहनी थी जिसका ब्लाउज हाई नेक और उसकी स्लीव्स फुल थी। उसके बाल खुले थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो अंदर आए और प्लेट टेबल पर रखी। उसने देखा दिन का खाना भी वैसे का वैसे ही पड़ा था। ये देख वो बालकनी की तरफ आ गई।
वो शशांक के पीछे खड़ी होकर आराम से बोली, आपने सुबह खाना क्यों नहीं खाया? उसकी आवाज़ सुन शशांक की मुड़ने तक की हिम्मत नहीं हुई, वो स्मृति को फेस तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वो धीरे से मुड़ा और स्मृति की तरफ देखा पर जल्दी नजरें हटा ली। स्मृति उसे देख रही थी। शशांक बिना उसकी तरफ देखे बोला, वो मैं कहना चाहता हूँ कि वो कल। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, जिससे वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि वही लगी बेंच पर बैठ गया। स्मृति को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। वो उसके पास बैठकर बोली, क्या हुआ, क्या कहना है आपको? शशांक की आंखें लाल हो गई। उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें लुढ़क कर जमीन पर गिर गई। उसका गिल्ट उस पे हावी हो गया था। उसके पास शब्द ही नहीं थे स्मृति से माफी मांगने के लिए। उसने कुछ नहीं कहा तो स्मृति ने हल्का झुक उसके चेहरे को देखा तो उसे देख स्मृति की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। शशांक लंबी सांस लेकर उसके सामने जा अपने घुटनों के बल बैठ गया। स्मृति उसे देखने लगी। शशांक स्मृति के दोनों हाथ पकड़कर बोला, मैंने कल जो भी किया उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ स्मृति। मैं तो अपनी हरकत पर माफी तक नहीं मांग सकता। उसकी बात सुन स्मृति जल्दी से बोली, आप क्या कह रहे हैं? उठिए यहाँ से, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया और ये हम किसी दबाव में नहीं कह रहे, बल्कि हम तो आपसे। ये बोल वो रुक गई। उसमें आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शशांक उसे देखने लगा, आखिर वो बीच में रुक क्यों गई? वो बोला, तुम मुझसे क्या? ये सुन स्मृति इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी हेसिटेशन देख शशांक उसका गलत मतलब समझकर बोला, आई नो तुम मुझसे कह भी नहीं पा रही। पता नहीं कैसे मैंने तुम्हारे साथ। मैं अपने किए पर काफी शर्मिंदा हूँ। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले स्मृति झुककर उसके गले लग गई। उसके अचानक गले लगने से शशांक के शब्द वही थम गए। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इस वक्त उन दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी स्मृति कहती है, शशांक जी। अपना सुन शशांक की धड़कने और तेज हो गई। वो स्मृति के आगे कहने का इंतजार करने लगा। स्मृति अपनी धीमी और मीठी आवाज में कहती है, शशांक जी, हम आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए जो भी आपने किया वो गलत नहीं था। आपने हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि आप तो ऐसे इंसान हो ही नहीं। ये बोल वो गले लगे ही अपने हाथ से उसके सर को सहलाते हुए आगे कहती है, आपने तो हमेशा हमारी भावनाओं के लिए पहले सोचा है। आज शशांक ने हमें ये एहसास कराया है कि प्रेम हमेशा मर्यादा में रहना सिखाता है। स्पर्श करने की लालसा तो अय्याशियों में की जाती है। इट्स माई ओपिनियन। कुछ देर दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा जाती है। शशांक स्मृति की बातों से शॉक था। ये पहली बार हुआ था कि किसी ने उसे इतने प्यार से कुछ कहा है। उसके कानों में अभी भी स्मृति के वो प्यारे शब्द घूम रहे थे। वही स्मृति को एहसास होता है कि उसने अभी अभी शशांक से अपने प्यार का इजहार किया है। उसे अब बेचैनी होती है इस बात को लेकर कि अब वो शशांक को कैसे फेस करेगी। कुछ देर तक स्मृति उसके ऐसे ही गले लगी रही। वो हत्ती तो उसे शशांक को फेस करना पड़ता और नहीं हत्ती तो वो कब तक ऐसे रहती। कोष्टक। वो हिम्मत जुटाकर शशांक से दूर होती है। अभी शशांक उसे बिना भाव के देख रहा है और स्मृति की नजरें झुकी हुई थी। तभी शशांक वहां से उठकर बिना कुछ कह चला जाता है। स्मृति आश्चर्यचकित रह जाती है शशांक को ऐसे अचानक जाते देख। वो हैरान होकर खुद से बोली, क्या हमने कुछ गलत कह दिया या फिर वो हमसे प्यार नहीं करते हैं? इस कारण स्मृति की उलझनें अब और बढ़ गई थी। इधर शशांक सीधा टेरिस पर आ गया। उसके दिमाग में स्मृति के प्यार का इजहार और उसकी प्यारी बातें चल रही थी, जिन्हें सोच शशांक के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो हंसते हुए खुद से बोला, क्या सच में वो मुझसे? नहीं, वो ऐसे कैसे मुझ जैसे इंसान को प्यार कर सकती है? पर उसने अभी खुद कहा। ये बातें वो इधर उधर घूमते हुए कह रहा था। उसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था कि कोई उस जैसे हॉटलेस इंसान से प्यार कर सकता है। वो आगे बोला, मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। मुझे अचानक इतनी खुशी क्यों महसूस हो रही है? ये कहकर वो अपने हाथों को देखता है जो हल्के कपकपा रहे थे। ये देख वो कहता है, मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कभी किसी को मारते वक्त मेरे हाथ ऐसे नहीं कांपे जैसे आज कांप रहे हैं। अभी शशांक के शरीर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। कुछ देर वो वही चक्कर काटता है, फिर वहाँ काउच पर बैठे बैठे सोचने लगता है। कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चला। स्मृति भी रूम में उसकी राह देखते देखते सो जाती है। शैडो ब्रुक। उस विला के एक कमरे में एक लड़की चेयर से बंधी हुई थी और वो बेहोश थी। ये कोई और नहीं ब्लैक कॉक डेज़ी थी। नेश उसके चेहरे पर पानी मारकर बोला, उठ जाओ ब्लैक कॉक। काफी देर बेहोशी का नाटक हो गया। ये सुन डेज़ी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और आसपास देखती है। पूरा रूम वाइट था जिसपे खून के छींटे उछले हुए थे। वहां हर तरफ से खून की गंदी स्मेल आ रही थी। डेज़ी की आंखों में खौफ था, जो शायद अपने आने वाले बुरे वक्त का है।
तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट हुई। उसने गेट की तरफ अपनी नजरें गड़ा दी। नेश डेजी को ही देख रहा था। तभी डोर ओपन हुआ और ओरियन अंदर आया। उसका चेहरा काफी डार्क था, उसका ऑरा भी काफी खतरनाक महसूस हो रहा था। डेजी उसे देख अपना थूक कटक लेती है। ओरियन उसके सामने आकर बोला, तुम खुद बताओगी या हम अपना तरीका यूज करें? उसका सीधा सवाल सुन डेजी खुद के कांपते शरीर को कंट्रोल कर बोली, देखो मैंने कुछ नहीं किया और तुमने जो बिना मतलब के मुझे उठाया है तो उसका हर्जाना तुम्हें अपना खून बहाकर भरना पड़ेगा, समझे? ये सुन ओरियन नेश की तरफ देखता है तो नेश एक बॉटल लेता है जिसमें लिक्विड था, उसे वो डेजी के पैरों के पास खाली कर देता है। डेजी ने जो हील पहनी थी वो उस लिक्विड से गलने लगी। शायद ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड था। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। वो गुस्से से चीखकर बोली, जानते नहीं हो क्या मुझे, या भूल गए कि मैं कौन हूँ? ओरियन उसका जवाब देकर बोला, जानते हैं ना, तुम एक ऐसी लड़की हो जो शशांक को हारने के लिए उसे ड्रग दे देती है। डेजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि ओरियन जल्दी उस तक पहुंच जाएगा। उसने आंखें खोल सीधा कहा, देखो मेरी शशांक के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस उसे ड्रग देने के लिए कहा था और मैंने अपना काम कर दिया। अब तुम जानो और वो जाने जिसने मुझे ये काम दिया। और एक बात, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ओरियन, क्योंकि मैं ब्लैक कॉक हूँ। मेरे लोग कुछ ही देर में मुझे ढूंढ लेंगे, सुना तुमने? ये सुन ओरियन तिरछा मुस्कुराहट दिया। वो नेश से बोला, क्या ये सच में इतनी पावरफुल है? ये सुन नेश डेजी को देखकर बोला, है नहीं थी, क्योंकि इसके सारे लोग इसका साथ छोड़कर भाग चुके हैं जब इसके लोगों को पता चला कि डेजी विपन किंग के कब्जे में है। ये सुन डेजी की आंखें बड़ी हो गई। वो हकलाते हुए बोली, माँ मजाक मत करो, तुम झूठ बोल रहे हो है ना? उसकी बात सुन ओरियन बोला, नहीं ब्लैक कॉक ये सच है और अब तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ या फिर उसका नाम बता दो जिसने तुम्हें ये काम दिया। डेजी उसे घूर कर बोली, ब्लैक कॉक जिसका काम लेती है उससे कभी गद्दारी नहीं करती, तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा नहीं है, आज या कल तो तुम्हें मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। उसकी बात सुन नेश बोला, सर इसने सही कहा, या तो इसे छोड़ना पड़ेगा या फिर इसे दुनिया छोड़नी पड़ेगी। ओरियन, तो छोड़ दो डेजी। दुनिया? ये बोल वो नेश को इशारा करता है तो नेश एक इंजेक्शन निकालता है। डेजी को कुछ समझ नहीं आया तो ओरियन बोला, ये वही ड्रग है जो कल तुमने शशांक को दिया था। उसकी बात सुन डेजी की रूह कांप गई। अगर उसे ये ड्रग दिया गया तो वो उसे सह भी नहीं पाएगी। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो, अगर ये मुझे लगा तो मैं मर जाऊंगी। ओरियन प्लीज नेश से दूर रखो। ये वो नेश को अपने पास बढ़ता देख बोल रही थी। नेश उसके चेहरे को बिना भाव के देख आगे बढ़ रहा था और वो झुककर जैसे ही लगाने को हुआ कि डेजी जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए सरनामे हिलाकर बोली, प्लीज नेश नहीं, ऐसा मत करो। ओरियन मैं तुम्हें सब बता दूंगी, प्लीज नेश से कहो कि वो इसे दूर रखे। ये सुन ओरियन और नेश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। नेश डेजी को देखते हुए उससे दूर हो गया। एपिसोड 110। सुबह का वक्त। शशांक का रूम। स्मृति मिरर के सामने तैयार हो रही थी और उसके पीछे शशांक अपने बाल सेट कर रहा था। उसके चेहरे पर आज अलग खुशी थी। वो बार बार स्मृति को देख रहा था। स्मृति को देख उसके चेहरे पर स्माइल थी। वही स्मृति पहले तो कुछ नहीं समझी, लेकिन अब उसे गुस्सा आने लगा उसकी स्माइल देखकर। वो मन में बोली, अगर पसंद नहीं करते तो कम से कम ना ही कर देते। ये ऐसे हंसकर क्या दिखाना चाहते हैं, कहीं ये हमारा मजाक तो नहीं बना रहे? ये सोचते हुए वो शशांक को घूर रही थी। शशांक अपनी टाई लेकर आया और प्यार से उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देख स्मृति बोली, क्या ये आप खुद कर सकते हैं? हमें सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। ये बोल वो रूम से बाहर चली गई। शशांक हैरानी से बोला, मैंने कुछ कहा क्या? नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा, शायद वो शर्मा रही है। ये सोच उसके चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। मैन हॉल। स्मृति किचन में आए और जल्दी जल्दी सभी के लिए नाश्ता बनाने लगी। उसका नाश्ता बना ही था कि तभी कर्निश किचन में आया। वो एक चेयर पर बैठकर बोला, भाभी मेरा दूध का ग्लास प्लीज। स्मृति अपने में ही खोई हुई थी। उसे देख कर्निश फिर से बोला, भाभी। स्मृति ने अब भी नहीं सुना तो वो थोड़ा जोर से बोला, भाभी। उसकी आवाज सुन स्मृति का ध्यान अचानक टूटा। वो घबरा गई। उसने कर्निश को देखा और बोली, क्या हुआ? कर्निश खड़ा होकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? स्मृति नामे सर हिलाकर बोली, नहीं तो हम बस ऐसे ही कुछ सोच रहे थे, आप रुके, हम दूध का ग्लास बनाते हैं। ये सुन कर्निश उसे देखते हुए चेयर पर बैठ गया। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने स्मृति को कभी इतना सोचते हुए नहीं देखा था। वो अपना फोन निकाल उसे चलाने लगा। स्मृति उसके लिए ग्लास में दूध ले रही थी। उसके मन में फिर शशांक का वो कुछ ना बोलना घूमने लगा। तभी वो चिल्लाई, ग्लास उसके हाथ से गिर गया। वो ग्लास में दूध ले रही थी, ग्लास पूरा भर गया और स्मृति को पता नहीं चला। उसने और दूध डाला तो उसका हाथ जल गया क्योंकि दूध काफी गर्म था। कोष्टक। कर्निश जल्दी उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़कर बोला, आपका ध्यान कहाँ है भाभी, गर्म दूध से हाथ जला लिया।
स्मृति की आंखों में हल्के आंसू आ गए, उसके हाथ में काफी तेज जलन हो रही थी। कर्निश जल्दी उसका हाथ धुलाता है और बाद में ठंडे पानी में उसका हाथ डालता है। वो स्मृति को डांटते हुए बोला, यार भाभी आपका ध्यान कहाँ था, अभी ज्यादा जल जाता तो। ये बोल वो उसके हाथ पर फूंक मारने लगा। स्मृति अपने दर्द में भी मुस्कुरा कर बोली, अब ठीक है, आप खामेखा परेशान हो रहे हैं। कर्निश उसे घूरते हुए बोला, ओ रियली भाभी, आप तो रहने ही दो, वैसे आप बता सकती है कि कौन से विचार आपके मन में चल रहे हैं। स्मृति मना करते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, पता नहीं कैसे ग्लास हाथ से छूट गई, रुकिए हम दूसरा बना देते हैं। ये सुन कर्निश उसके हाथ पर ऑइलमेंट लगाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं ले लूंगा, आप यहीं बैठिए। स्मृति उसे देख मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद सभी ने नाश्ता किया और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। शशांक स्मृति के जले हुए हाथ को देख रहा था। कर्निश ने सभी को बता दिया था। स्मृति उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। स्मृति सभी को लंच बॉक्स देकर जाने लगी तो क्रियांश बोला, भाभी आपने शशांक भाई का लंच बॉक्स नहीं दिया। ये सुन सभी उसे देखने लगे तो स्मृति बोली, वो शायद किचन में रह गया, ईवा प्लीज आप लेकर आ जाए। ये बोल वो गुस्से से चली गई। अब्रम ने ये देखा तो उसे कुछ अजीब लगा, शायद सभी को लगा। शशांक को भी कुछ समझ नहीं आया। ईवा लंच बॉक्स लेकर आए और शशांक को दे दिया। वो जाते उससे पहले नोआन, दादाजी, ईवा और ओरियन ईवा की मां सुप्रिया के पुराने घर जाने के लिए रवाना हो गए। स्मृति सोफे पर बैठ अपने हाथ पे फूंक मार रही थी। अब्रम वहां टेबल से अपना फोन उठाता है। उसे स्मृति आज कुछ अलग लग रही थी, इसीलिए वो उसकी वजह जानने के लिए उसे देखकर बोला, भाभी। ये सुन स्मृति गुस्से से उसकी तरफ देखती है तो अब्रम घबरा गया। वो बोला, मैं कह रहा था कि ज्यादा पेन हो तो टैबलेट ले लेना। स्मृति हाँ में सर हिला देती है तो अब्रम की आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो उल्टे पांव चला गया। शिव राजेश जी के साथ ऑफिस निकल गए थे। शशांक और अब्रम साथ में सा एम्पायर के लिए निकल गए। अद्वैत, कर्निश, प्रियांश और प्रतीक भी सा एम्पायर ही जा रहे थे। प्रतीक ने आरवी को भी वही आने को कहा था क्योंकि अद्वैत का फोटो शूट होने वाला था तो उसके लिए उन्हें ही कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करनी थी। स्मृति घर पर अकेली थी तो वो कुछ देर पूजा जी के घर चली गई। ऑफिस सा एम्पायर। अब्रम आज यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उन्हें अपनी पिछली जितनी भी डील हुई थी उसकी फाइल चेक करनी थी। शशांक कुछ फाइल्स चेक कर रहा था और उसके सामने अब्रम भी बैठकर फाइल्स चेक कर रहा था। अब्रम बोला, शशांक, गोयनका कंपनी की फाइल देना। शशांक का ध्यान ना उसकी बात पर था और ना ही फाइल्स चेक करने में ध्यान था, तो सिर्फ स्मृति पर। उसे समझ नहीं आया कि स्मृति ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। शशांक पानी का ग्लास अब्रम की तरफ बढ़ा देता है तो अब्रम हैरानी से उसे देखकर बोला, यार जल नहीं फाइल मांगी है। ये सुन शशांक उसे फाइल दे देता है। अब्रम उसे हैरानी से देखते हुए फाइल लेता है, फिर वो फाइल का नाम पढ़ता है तो झलाकर बोला, गोयनका की मांगी है यार, तू सिंह की दे रहा है। शशांक उसकी तरफ देखने लगा तो वो बोला, तेरा ध्यान कहाँ है यार, कुछ हुआ है क्या? क्या होगा आगे? क्या शशांक को पता चलेगा कि स्मृति ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? और क्या होगा जब ईवा अपनी माँ के घर जाएंगी?